जियांग फे को ड्रेक्स मीट का वो टुकड़ा मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी और वो वहां से निकल गया। उसने मैप खोला और देखा कि स्नो माउंटेन्स, जहां उसे येटी किंग को समन करना था, वो बहुत दूर था। उसके पास जितना टाइम बचा था उसमें सर्वर से किकआउट होने से पहले स्नो माउंटेन्स तक पहुंचना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। छोड़ो यार, हम थोड़ा घूम कर भी जा सकते हैं क्योंकि टाइटल चैलेंज क्वेस्ट के लिए कोई टाइम लिमिट तो है नहीं। इजाबेला, चलो सिटी ऑफ सिनर्स चलते हैं और वहां का टेलीपोर्टेशन सर्कल अनलॉक करते हैं, जियांग फे ने कहा। इजाबेला ने बस एक कहा और स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर बैठने के लिए जियांग फे के पीछे चल दी। ड्रकोनियन टेरिटोरी न्यूट्रल फैक्शन मैप के बॉर्डर पर था और सिटी ऑफ सिनर्स इस पूरे फैक्शन के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ था। टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो पूरा फैक्शन रीजन 3 एरियाज में बटा हुआ था। पहले एरिया को कॉम्बैट एरिया कहते थे, जहां लाइट और शैडो फैक्शन दोनों का राज था। इस एरिया में दुश्मन फैक्शन के प्लेयर्स अपने अपने कारणों से एक दूसरे को मार सकते थे। यहां एनपीसीएस लड़ाई में प्लेयर्स की मदद करते थे। जाहिर सी बात है, अगर प्लेयर्स किसी ऐसे फैक्शन टेरिटरी में घुसते जो उनका नहीं है तो एनपीसी सोल्जर्स उन पर हमला कर देते। कॉम्बैट एरिया पूरे फैक्शन रीजन का आधे से ज्यादा हिस्सा घेरता था। इसके अलावा नॉर्थ की तरफ न्यूट्रल फैक्शन था। इसे अक्सर क्याओस रीजन भी कहा जाता था क्योंकि यहां कोई रूल नहीं चलता था। जब तक कोई किसी एनपीसी को परेशान न करे तब तक वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता था। अगर आप किसी एनपीसी के सामने दूसरे प्लेयर से लड़ते और उसका सिर फोड़ देते तब भी कोई आपको नहीं रोकता, फिर चाहे हारने वाला प्लेयर न्यूट्रल फैक्शन का ही क्यों ना हो। आखिरी रीजन वो था जहां सी फोक का राज था, यानी एंडलेस सीज। चूंकि सी फोक रेसेस का कोई भी प्लेयर नहीं था, इसलिए वो बीच पर क्वेस्ट्स कर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जियांग फे ने किया था। उसने गहरे समंदर में गोता लगाने की एबिलिटीज इकट्ठी की थीं, जहां मरफोक और नागा पाए जाते थे। ज्यादातर प्लेयर्स ने लाइट या शैडो का साथ चुन लिया था। गेम के पूरे प्लेयर बेस में से 10% से भी कम लोगों ने न्यूट्रल फैक्शन को चुना था। हालांकि यहां आजादी पूरी थी, लेकिन वॉर के लिए कोई क्वेस्ट नहीं था। इसका सीधा असर उनके इक्विपमेंट और लेवलिंग प्रोग्रेशन पर पड़ता था। अच्छी बात कहो या बुरी, शांति होने का मतलब था कि कोई जंग नहीं होगी, और अगर जंग नहीं होगी तो उनके लिए कोई लूट भी नहीं होगी। चूंकि सिटी ऑफ सिनर्स ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए जियांग फे को उसके गेट्स तक पहुंचने में आधे घंटे से भी कम का वक्त लगा। न्यूट्रल जोन होने के नाते, जैसा कि उम्मीद थी, सारे एनपीसीएस का रेपुटेशन लेवल बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल पर ही सेट था। तुम चाहे कितने भी क्वेस्ट्स पूरे कर लो, रेपुटेशन लेवल बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। यहां तक कि जियांग फे का रोमियो टाइटल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सिस्टम ने इसे ऐसे ही सेट किया था। भले ही मेल प्लेयर्स के लिए इधर उधर फ्लर्ट करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, लेकिन जियांग फे के लिए यह बहुत रिलैक्स करने वाली बात थी। अब वो फीमेल एनपीसीएस के पास से गुजरने भर से अनजाने में उन्हें फ्लर्ट नहीं कर बैठता। सच तो ये है कि हर किसी का सपना ये नहीं होता कि लड़कियां उनके पीछे भागें। सबसे पहले जियांग फे आगे के इस्तेमाल के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल को अनलॉक करने के लिए उसकी तरफ गया। जियांग फे न्यूट्रल फैक्शन का नहीं था, इसलिए कोई भी एनपीसी उसे इस रीजन में गाइड करने के लिए उसके पास नहीं आया। उसे जो भी करना था वो खुद ही करना था। तो ये है सिटी ऑफ सिनर्स। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कहानियों में सुना था। इजाबेला शहर के नज़ारे देखकर हैरान थी। तुम किन कहानियों की बात कर रही हो? जियांग फे ने पूछा। मैंने एक कहानी सुनी थी। दुनिया में कहीं एक ऐसा शहर है जहां कोई कुछ भी कर सकता है। वहां कोई रूल नहीं था, कोई रोक टोक नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कहावत ही यहां का इकलौता रूल थी। जब तक तुम खुद को बचा सकते हो, तुम सेफ हो। इसीलिए यहां जगह जगह लड़ाइयां होती रहती हैं, इजाबेला ने कहा। इत्तेफाक से जैसे सिस्टम खुद दिखा रहा हो कि इजाबेला ने अभी क्या समझाया, उसके बाद खत्म करते ही जियांग फे की नजर एक लड़ाई पर पड़ गई। पिछले रीजन यानी मेन सिटी में प्लेयर्स को एक दूसरे से लड़ने की परमिशन नहीं थी। वो लड़ तो सकते थे, लेकिन पेनल्टी के तौर पर एनपीसी गार्ड्स उन्हें तुरंत पकड़कर जेल में डाल देते थे। सिटी ऑफ सिनर्स में ऐसा कोई एनपीसी नहीं था, इसलिए जब प्लेयर्स को पता चला कि उन्हें लड़ने से रोकने वाला कोई नहीं है तो वहां गदर मच गया। जाहिर सी बात है, मरने पर पेनल्टी तो फिर भी लगती थी, लेकिन वो इतनी कम थी कि कोई ध्यान ही नहीं देता था। मरने पर प्लेयर के सारे इक्विप्ड गियर्स तो ड्रॉप हो जाते थे, लेकिन इन्वेंट्री के आइटम्स बहुत ही कम रेट पर ड्रॉप होते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस रीजन में मरने पर एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं घटते थे, इसलिए अगर बातों से कोई हल नहीं निकलता तो प्लेयर्स झट से मारपीट पर उतर आते थे। लड़ाई झगड़ों और छोटी मोटी बहसों के अलावा सिटी ऑफ सिनर्स बैंडिट्स और थीव्स का अड्डा भी था। मेन सिटीज में बैंडिट्स के लिए अपना काम करना बहुत मुश्किल होता था। यहां तक कि वाइल्ड में भी प्लेयर्स ऐसे मैप चुनते थे जहां एनपीसी पेट्रोलिंग होती हो, ताकि वो बैंडिट्स या थीफ क्लास प्लेयर्स के हाथों मारे जाने से बच सकें। न्यूट्रल मैप में किसी को भी मार देना एक आम बात बन गई थी, इसीलिए इसका नाम सिटी ऑफ सिनर्स पड़ा। इस शहर की सबसे अच्छी जगह अभी भी ऑक्शन सेंटर है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो वहां तुम्हें रेयर आइटम्स मिल सकते हैं, इजाबेला ने एक छोटी बच्ची की तरह उछलते और ताली बजाते हुए कहा, जैसे वो डिज्नीलैंड जाने के लिए एक्साइटेड हो। चोरी का माल बेचने का इकलौता तरीका ऑक्शन ही था। यहां तक कि एनपीसीएस भी अपना सामान वहीं बेचते थे
और जैसा कि इजाबेला ने कहा था, अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो वहां बिकने के लिए बेशकीमती आइटम्स भी आ जाते थे। ये तो इंटरेस्टिंग है, चलो चलकर देखते हैं, जियांग फे ने कहा। वो भी इसे लेकर काफी एक्साइटेड था। उसे अभी अभी बियॉन्ड लेजेंडरी हिडन क्वेस्ट के रिवॉर्ड के तौर पर 2 लाख गोल्ड कॉइन्स मिले थे। अगर उन सबको खर्च करने की कोई जगह थी तो वो ऑक्शन हाउस ही था। चलो चलो, इजाबेला खुशी से चिल्लाई। छोटी सी नेफिलिम प्रिंसेस को कभी कभी समझना बहुत आसान होता था। ऑक्शन को लेकर इजाबेला का रिएक्शन देखकर जियांग फे समझ गया था कि वो भी उसे देखना चाहती थी। भले ही वो एक प्रिंसेस थी, लेकिन ये पहली बार था जब वो सिटी ऑफ सिनर्स में आई थी, जिसके बारे में उसने इतना कुछ सुन रखा था। शुक्र है कि जियांग फे को कोई दिक्कत नहीं हुई जब उसने एनपीसी से ऑक्शन का रास्ता पूछा। आखिर ये एक न्यूट्रल जोन था। सिटी ऑफ सिनर्स का ये ऑक्शन हाउस मेन सिटी वालों से बिल्कुल अलग था। एक होटल रूम की तरह एक प्लेयर को बाकियों से बिल्कुल अलग रखा जाता था, जैसे कोई डंजन हो। ये तो काफी प्राइवेट है, जियांग फे ने ऑक्शन हाउस में घुसने के बाद कहा। वो जिस कमरे में था वहां कोई बायर या सेलर नहीं था। एक विंडो पर सिर्फ आइटम्स रखे हुए थे और सेलर का नाम कहीं नहीं दिख रहा था। ये ट्रांजैक्शन करने वाले दोनों लोगों की प्रोटेक्शन के लिए है, इजाबेला ने गर्व से अपना सीना तानते हुए कहा। हाँ, समझाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जियांग फे ने उसकी इस क्यूट सी हरकत में साथ देते हुए कहा। सेलर और बायर का नाम छिपाना एक अच्छा आइडिया था, क्योंकि वहां बिकने वाले 90% आइटम्स गलत तरीके से हासिल किए गए होते थे। कोई भी इसके लिए मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। जियांग फे ने आइटम लिस्ट स्क्रॉल की और उसे कबाड़ के उस ढेर में से कुछ अच्छे आइटम्स मिल गए। इनमें से ज्यादातर अच्छे आइटम्स ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे जिनमें सिर्फ एनपीसीएस को ही इंटरेस्ट होता। वो सिर्फ ईटीसी आइटम्स थे और प्लेयर की इन्वेंट्री में जगह घेरने के अलावा किसी काम के नहीं थे। क्वेस्ट्स को छोड़ दिया जाए तो उन्हें अपने पास रखने की कोई वजह नहीं थी। कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद जियांग फे ने निराश होकर मुंह बनाया, क्योंकि वहां उसकी पसंद का कुछ भी नहीं था। वैसे भी न्यूट्रल फैक्शन में पहले से ही इतने सारे प्लेयर्स मौजूद थे। ये कोई अजीब बात नहीं होती अगर जियांग फे से पहले ही किसी और ने उन चीजों को खरीद लिया हो। बचे हुए टाइम में जियांग फे ने अपना सारा वक्त ऑक्शन हाउस में कबाड़ की एंडलेस लिस्ट स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दिया, जब तक कि जाने का टाइम नहीं हो गया। आखिर में उसे एक भी अच्छा आइटम नहीं मिला। सोकर उठने के बाद उसने एक बढ़िया नाश्ता बनाने में अपनी मां की मदद की और पूरी सुबह उनके साथ बिताई। दोपहर होते होते श्रोडर का कॉल आ गया। डियर जियांग, हायर अप्स ने अपना डिसीजन ले लिया है। हमें पूरी 500 पिल्स चाहिए। अगर तुम्हारे पास बेचने के लिए और भी पिल्स हैं तो हम खुशी खुशी उन्हें भी खरीद लेंगे, श्रोडर ने खुश होते हुए कहा। वो खुद एक हायर लेवल म्यूटेंट था जो स्पिरिट पिल्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, डील पक्की रही। तुम सामान तैयार रखो। जब तुम रेडी होगे मैं अपने मास्टर को उन्हें लाने के लिए इन्फॉर्म कर दूंगा, जियांग फे ने कहा। हाईली रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के करीब जाना खतरनाक था। खतरनाक होने के बावजूद जियांग फे हमेशा की तरह यूरेनियम लाने के लिए जुगे शांजन की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाला था। समझ गया, मैं उन्हें जल्द से जल्द तैयार करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जल्दी ही कांटेक्ट करूंगा, श्रोडर ने कहा। 500 स्पिरिट पिल्स 5000 टन यूरेनियम के बराबर थीं। इन्हें तैयार करने में थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला था। फोन रखने के बाद जियांग फे ने 0541 से टेलीपैथिकली पूछा, पिल्स का काम कैसा चल रहा है? वो सब तैयार हैं कैप्टन। पूरी 4000। बढ़िया, जियांग फे ने खुद से कहा। हालांकि ये प्रोसेस बहुत मुश्किल था, लेकिन 0541 ने ये काम कर दिखाया था। कैप्टन, पिल्स बनाने में सारी पावर रिजर्व्स इस्तेमाल होने के बाद बची हुई पावर सिर्फ कुछ ही दिनों तक चलेगी। मेरी सलाह यही है कि ट्रेड को जल्दी खत्म कर लिया जाए। 0541 का करंट पावर रिजर्व लेवल उस वक्त से भी कम था जब जियांग फे चैलेंजर्स डीप से बाहर आया था। अगर जियांग फे को एक हफ्ते के अंदर नया पावर सोर्स नहीं मिला तो 0541 को मजबूर होकर लो पावर हाइबरनेशन मोड में जाना पड़ेगा। रिलैक्स रहो, म्यूटेंट्स हमसे ज्यादा टेंशन में हैं। वो यूरेनियम तैयार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जियांग फे मन ही मन हंसा। जापानियों ने शायद पहले ही लेवल 2 और लेवल 3 बायो ह्यूमन्स भारी तादाद में बना लिए हों, लेकिन उन्होंने मेटा ह्यूमन सोसाइटी के बाकी लोगों को हथियारबंद करने के लिए जियांग फे की मेहनत को बहुत हल्के में लिया था। आज का दिन काफी अच्छा था क्योंकि एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही थीं। श्रोडर के बाद दोपहर के थोड़ी ही देर बाद तियान्यू का कॉल आया। उसने बताया कि अलायंस ने ट्रेड करने के लिए उसके लिए पूरी 24 मार्शल स्किल बुक्स तैयार कर ली हैं। बढ़िया, मैं रात को वहां आ जाऊंगा। जितनी जल्दी वो किताबें उसके हाथ लगेंगी उतनी ही जल्दी 0541 उसके लिए और भी पावरफुल मार्शल स्किल्स क्राफ्ट कर पाएगा। लंच टाइम तक सीट्यूइंग बाहर से खरीदे हुए खाने के कई कंटेनर्स लेकर उसके घर आ गई। इस नटखट लड़की को खाना बनाना नहीं आता था। उसे हमेशा लगता था कि जियांग फे को घर पर पेट भर खाना नहीं मिलता, इसलिए उसने सोचा कि उसके लिए बाहर से खाना ले जाना एक अच्छा आइडिया रहेगा। जब सी ट्विंग आई तो जियांग फे की मां ने खुशी खुशी उसका वेलकम किया। उन्होंने कुछ और डिशेस बनाई और उन्हें साई ट्विंग के लाए हुए खाने के साथ परोस दिया। आंटी, अंकल कहाँ हैं? सी टाइंग ने पूछा। तुम्हारे अंकल अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं।
वो सीधा डिनर पर ही वापस आएंगे, माँ ने कहा। हालांकि जियांग फे पहले ही हाँ तियान्यू से उनके लिए एक ऑफ डेस्क जॉब अरेंज करने को कह चुका था, लेकिन जियांग फे के पिता ने खुद ऑफिस में काम करने की जिद की थी। वो हाँ तियान्यू के साथ अपने बेटे के कनेक्शंस का फायदा उठाकर काम से जी नहीं चुराना चाहते थे। सच कहा जाए तो वो एक उसूलों वाले इंसान थे जिन्हें पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ इस बात का गिल्ट होता था क्योंकि वो पैसे असल में उनके नहीं थे। जियांग फे ने पूरी दोपहर घर पर सी ट्विंग के साथ बिताई। हालांकि उनके बीच अच्छा टाइम बीता, लेकिन वो नहीं चाहता था कि सी ट्विंग डिनर के लिए रुके क्योंकि उसे रात में कहीं और जाना था। उसे उसके घर छोड़कर वापस लौटने के बाद उसके घर के ठीक सामने वाला दरवाज़ा खुला। ब्रदर जियांग फे, जिस लड़की को आपने अभी घर छोड़ा, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? यांगचिंग ने घूरते हुए पूछा। जियांग फे पलटा और उसने भी उसे घूर कर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग फे ने पूरी दुश्मनी के साथ गुर्राते हुए कहा। उसका किलिंग इंटेंट किसी मेगाटन न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फट पड़ा था। क्या आप सच में हमसे इतनी नफरत करते हैं? जियांग फे की बात पूरी होने से पहले ही यांगचिंग ने अचानक से कहा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया है, वो तुरंत शांत हो गया। नफरत करने जैसी कोई बात नहीं है, जियांग फे ने कहा। वो असल में ये कहना चाहता था, मैं तुम्हारे दिमाग नहीं पढ़ सकता। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सिर्फ क्यूरियोसिटी के मारे पूछ रही हो या मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही हो? इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, तुम और तुम्हारी बहन की स्कीम्स। ठीक है फिर? यांगचिंग मुस्कुराई। अगर ऐसा है तो आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करने क्यों नहीं आए? हमें ढंग से बात किए हुए भी काफी वक्त हो गया है, यांगचिंग ने कहा। इस छोटी शैतान से यही उम्मीद थी। इस लड़की के पास इमोशंस के कई मास्क तैयार रहते थे और सिचुएशन के हिसाब से वो तुरंत अपना मूड बदल सकती थी। जियांग फे उसे समझने की कोशिश करते करते थक चुका था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, यांगचिंग उछलकर उसके पास आई, उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। काफी टाइम हो गया है, मुझे अपने पेरेंट्स से थोड़ी बात करनी है। मैं तुमसे हाँ तियान्यू के ऑफिस में मिलता हूं। इससे पहले कि यांगचिंग कुछ कह पाती, जियांग फे जोर से बोला। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से अपने घर के अंदर घुस गया। हालांकि उसमें किसी लड़की के इनविटेशन को सीधे मुंह पर रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन ऑफिशियली सी ट्विंग का पार्टनर बनने के बाद जियांग फे किसी दूसरी औरत के टेम्पटेशन से खुद को दूर रखने में कामयाब रहा था। जियांग फे के यांगचिंग को अकेला छोड़कर जाने के बाद यांगपो अपने घर से बाहर आई। तुमसे जितना हो सका तुमने किया, वापस आ जाओ, यांगपो ने कहा। ठीक है? यांगचिंग का एक्सप्रेशन एकदम रिलैक्स्ड था, जैसे उसकी वो उदासी और हैप्पी गो लकी वाली हरकतें सब कुछ नकली हों। दोनों अपने घर के अंदर चली गईं। वो बदल गया है, यांगपो ने चिंता जताते हुए कहा। ये सच है, ये साफ दिख रहा था कि वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है। जब हम उससे पहली बार मिले थे, उसके मुकाबले अब वो ज्यादा मैच्योर हो गया है। अगर तुम उसके साथ ऐसे ही फ्लर्ट करती रही, तो बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शायद कुछ टाइम बाद वो तुम्हें सीधे मुंह पर रिजेक्ट कर दे, यांगपो ने कहा। क्या ये उसकी उस गर्लफ्रेंड की वजह से है? क्या हमें कुछ करना? नहीं, यांगपो अचानक से चिल्लाई। क्या हुआ? मैं तो बस ये सजेस्ट कर रही थी कि हम उस लड़की का कुछ करते हैं, यांगकिंग ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा। यही तो बात है। अभी अभी जब तुमने सिर्फ उस लड़की के बारे में पूछा था, तब मैं जियांग फे का किलिंग इंटेंट फील कर सकती थी। अगर उसने हमें उस लड़की के खिलाफ कुछ करने की बात करते हुए सुन लिया, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो हमें उसी वक्त जान से मार देगा। वो आदमी उसे लेकर सीरियस है। वैसे हम चीजों को घुमा फिरा सकते हैं और इसका इल्जाम सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर डाल सकते हैं, यांगशिंग ने कहा। यह बकवास बहुत हो गई। हम शेर के मुंह में जी रहे हैं। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। भूलना मत, उसका मास्टर एक लेवल 5 का मार्शल आर्टिस्ट है। कौन जानता है कि वो क्या कर सकता है। अगर उसे कोई भी ऐसा सुराग मिल गया जो हम तक पहुंचता हो, तो पूरा आक्वामून हेवनली प्लेस मिट जाएगा। मैं समझती हूं, ये बहुत रिस्की है। समझ गई। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों ना हम उससे और ज्यादा फायदा निकालने की कोशिश करें। क्या मैं सही कह रही हूं? यांगचिंग ने आंख मारते हुए कहा। किसी मास्क की तरह उसने तुरंत एक खुशमिजाज चेहरा बना लिया और अपनी ही बहन को देखकर मुस्कुराई। चलो अब चलते हैं, हम बिग ब्रदर जियांग फे को वेट नहीं करा सकते। ठीक है, यांगपो ने कहा। वो दोनों अपने घर से निकली और मांडा स्क्वायर के 108वें फ्लोर की तरफ चल पड़ी, जहां तियान्यू का ऑफिस था। जब जियांग फे पहुंचा तो बाकी सेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स पहले से ही तैयार होकर उसका इंतजार कर रहे थे। लेट आने के लिए माफी चाहूंगा, जियांग फे ने बैठते हुए कहा। अरे नहीं, हम भी तो अभी अभी आए हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, जिसका नाम याद रखना जियांग फे ने जरूरी नहीं समझा। वो कई सेकेंड रेटेड सेक्ट्स में से किसी एक का था। जाहिर सी बात है, वो सिर्फ कोटेसी के लिए ऐसा बोल रहा था। वो तो दोपहर से ही वहां था और तियान्यू के साथ ऑफिस में आधे दिन से इंतजार कर रहा था। दुआ सलाम के बाद जियांग फे ने सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा, हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप सब बिजी हैं और मैं भी। हमेशा की तरह एकदम सीधे पॉइंट पर मुझे ये पसंद है, बाई लिवान ने कहा।
उन्होंने पहले ही 24 मार्शल स्किल्स तैयार कर ली थीं। फेयरनेस बनाए रखने के लिए सारी मार्शल स्किल्स को एक साथ कलेक्ट किया गया और एक सिंपल यूएसबी स्टोरेज डिवाइस के फॉर्म में जांग फे को दे दिया गया। जरा यहां इंतजार कीजिए, जांग फे ने यूएसबी ड्राइव लेते हुए कहा और मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। भले ही यहां सब कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सबको पुराने जमाने में ही जीना पड़े। स्क्रोल्स और किताबें सिर्फ सिंपल टूल्स थे। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर किसी ने अपनी किताबों को पहले ही डिजिटाइज कर लिया था। जियांगफी ने हाथ यान्यू से उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी देर के लिए उसका ऑफिस मांगा। 0541 अपना काम शुरू करो। हालांकि जियांग फे अब कुछ टाइम से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो अभी भी अपने खुद के सर्कल तक ही लिमिटेड था। स्किल्स को ग्रेड करना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए उसने ये काम 0541 पर छोड़ दिया था। एक इंसान के तौर पर जियांग फे को किसी भी स्किल की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए उसे असल में प्रैक्टिस करना पड़ता, जबकि 0541 को सिर्फ कुछ सिमुलेशंस रन करने की जरूरत थी। इसके अलावा उन स्किल्स की सही कैलकुलेशन करने में 0541 को बहुत ही कम टाइम लगता। आधे घंटे बाद 0541 एक रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ। 5 पॉइंट की ग्रेडिंग के हिसाब से 12 स्किल्स ग्रेड 3 की हैं, 4 स्किल्स ग्रेड 3.5 की, 7 किताबें ग्रेड 4 की और 1 स्किल 4.5 ग्रेड की है। ऐसा लग रहा था कि सेक्ट्स ने अपने लिए ज्यादा पिल्स बटोरने के चक्कर में ढेर सारी स्किल्स दे दी थीं। कोई ग्रेड 5 नहीं? जियांग फे ने मायूस होकर अपनी जीभ से आवाज निकालते हुए कहा। ग्रेड 5 को उनका अल्टीमेट प्राइज मानते हुए 4.5 को उनका फाइनल ऑफर समझा जाएगा। महज रिकवरी पिल्स के लिए कोई भी अपना खजाना हाथ से नहीं जाने देगा। अगर 0541 के पास इंसानों जैसी बॉडी होती तो वो जियांग फे की इस बात पर जरूर अपनी आंखें घुमाता। ये भी सही है। हा। जियांग फे ने फोल्डर खोला और जल्दी से स्किल्स के नामों पर नजर डाली। धत तेरे की, जियांग फे ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। वो पिल्स से ट्रेड करने से पहले स्किल की ताकत के बारे में स्पेसिफाई करना भूल गया था। अब उसके हाथ में जो 24 स्किल्स थीं, वो सब महज सेक्ट्स की बेसिक स्किल्स थीं। ग्रेडिंग का रिजल्ट और उन्हें मिलने वाली पिल्स का बंटवारा अनफेयर होने वाला था। अगर सबने एक स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल ऑफर की होती तो जियांग फे जाहिर तौर पर सबसे स्ट्रांग वाली को प्रायोरिटी देता। जिस अनलकी सेक्ट की स्वॉर्ड मास्टरी कमजोर होती, उसका तो नुकसान ही होना था। सेक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने आपस में डिस्कशन किया था। जियांग फे जिसे भी बेहतर स्किल चुनता, उसे ज्यादा पिल्स मिलती। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जियांग फे का जजमेंट उतना सीधा नहीं था जितना वो खुद था। जियांग फे के पास स्किल्स चुनने और उन्हें ग्रेड करने के लिए 0541 मौजूद था। ये तो कहने की बात ही नहीं थी कि 0541 की ग्रेडिंग परफेक्ट थी एक नजरिए से देखा जाए तो। 0541 ने स्किल्स के मूव्स को एनालाइज करके और एनर्जी इनपुट के मुकाबले स्किल के डैमेज आउटपुट को कैलकुलेट करके उन्हें ग्रेड किया था। एफिशिएंसी जितनी अच्छी होती, ग्रेड उतना ही हाई होता। खैर छोड़ो, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने उन्हें ये बात नहीं बताई। मुझे बस फेयर रहना चाहिए और स्किल ग्रेड के हिसाब से पिल्स बांट देनी चाहिए। कई स्किल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। उनमें से जो एक जैसी थीं उन्हें कंबाइन किया जा सकता था, जैसे कि पंचिंग और पाम टेक्निक। स्पीयर और सॉर्ड भले ही मेली वेपन स्किल्स हों, लेकिन वेपन को चलाने का तरीका अलग होता है, इसलिए उन्हें कंबाइन नहीं किया जा सकता था। हालांकि चीजें जियांग फे की उम्मीद से थोड़ी अलग हुई थीं, लेकिन वो फिर भी कई मार्शल स्किल्स इकट्ठी करने में कामयाब रहा था, और वो इसी से सैटिस्फाइड था। अभी उसके पास हर स्किल को परफेक्ट होने तक ट्रेन करने का टाइम नहीं था। जितना हो सके उतना टाइम बचाने के लिए उसने 0541 को ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को कंबाइन करने का काम सौंप दिया था। 0541 को 4.5 ग्रेड वाली स्किल को मैं रखकर बाकी स्किल्स को कंबाइन करने का काम देने के बाद जियांग फे मीटिंग रूम में वापस लौट आया, जहां सब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। उनका सब्र का बांध बहुत पहले ही टूट चुका था। उनका हाल बिल्कुल स्कूल टीचर से टेस्ट का रिजल्ट वापस मिलने वाले बच्चों जैसा था। मैंने इन सारे टेस्ट्स की ग्रेडिंग खत्म कर ली है, मेरा मतलब है इन स्किल्स की। ये रहे रिजल्ट्स। प्लीज अपनी स्किल्स की ग्रेडिंग के हिसाब से पिल्स ले लीजिए, जियांग फे ने टेबल पर एक पेपर और पिल्स की बोतलें रखते हुए कहा। बहुत बढ़िया। रिजल्ट देखते ही बाई लिवान खुशी से चिल्लाया। जियांग फे का जजमेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स का अपनी स्किल्स को लेकर जजमेंट लगभग एक जैसा ही था। सेक्ट ने अपनी स्किल की ताकत का अंदाजा उसी स्ट्रेंथ वाले अपने डिसाइपल्स को उस स्किल का इस्तेमाल करके आपस में लड़वा कर लगाया था। इस तरह जज करने में बहुत लंबा वक्त लगता था, क्योंकि रिजल्ट हर बार अलग अलग आता था। वहीं जियांग फे ने महज 1 घंटे से भी कम टाइम में सारी 24 स्किल्स को पूरी तरह से समझ लिया था और एक एस्टिमेट ग्रेडिंग तैयार कर दी थी। सेक्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की नज़र में जियांग फे चीज़ों को अच्छी तरह से परखने वाला इंसान बन गया था। आप लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, जियांग फे ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। उसे थोड़ा गिल्ट हो रहा था, क्योंकि वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा दूसरे उसे समझ रहे थे। बिना किसी बहस के सभी ने ग्रेडिंग रिजल्ट मान लिया और अपने हिस्से में आई हुई पिल्स ले लीं। ब्रदर जियांग फे यांगचिंग ने जियांग फे के सामने एक क्यूट सी लड़की का पोज बनाते हुए कहा। हाँ, जियांग फे ने सिर हिलाया और उन बहनों के लिए 200 और पिल्स निकाल दी, जैसा उसने पहले उनसे वादा किया था। उस लड़की के इस नखरे को कमरे में मौजूद हर किसी ने नोटिस कर लिया था।
जांग फे और उन लड़कियों को छोड़कर कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों को पक्का यकीन हो गया था कि जांग फे की नज़र उन लड़कियों पर है। इसी वजह से वो अपनी हार मानते हुए अपने सेक्ट्स की सबसे खूबसूरत डिसाइपल को साथ लेकर नहीं आए थे। इसके अलावा वो आदमी बूढ़े और समझदार थे। उन्होंने जिंदगी में एक बात तो सीख ही ली थी कि एक औरत खूबसूरत तो हो सकती है, लेकिन अगर कोई आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसे लुभाने में कमजोर है। अफसोस की बात थी कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स को ये नहीं पता था कि जियांग फे अब वो छोटा सा नासमझ लड़का नहीं रहा था। जब वो पहली बार बाहर आया था तो उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसे शुरुआत में ही फाइनल बॉस का सामना करना पड़ा था। जियांग फे के साथ फ्लर्ट करने के मामले में यांगचिंग और यांगपो बिल्कुल सीधी और शातिर थीं। हालांकि ये जानने के बाद कि वो कितनी मतलबी और लालची थीं, जियांग फे अब उनकी लाई हुई किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की के जाल में नहीं फंसने वाला था। उसकी नज़रों में सी ट्यूएंग अभी भी उसके लिए नंबर 1 लड़की थी। जियांग फे वहां रुका नहीं। पिल्स टेबल पर रखकर बांटने के बाद वो हवा की तरह वहां से निकल गया। यांगपो और यांगचिंग तुरंत जियांग फे के पीछे भागीं। इससे पहले कि वो एलिवेटर में घुस पाता, उन लड़कियों ने उसे पकड़ लिया। जियांग फे ने कुछ नहीं कहा। उसने पिल्स की कई बड़ी बोतलें निकाली और उन्हें दे दीं। बिना एक लफ्ज़ कहे वो एलिवेटर के अंदर गया और वहां से चला गया। भले ही उन्हें पिल्स मिल गई थीं, लेकिन जियांग फे के जाने के बाद यांगचिंग और यांगपो का मुंह बन गया था। अब आगे क्या? यांगचिंग ने पूछा। मुझे नहीं पता, ये तो साफ दिख रहा है कि हमने उसे कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया था। वो खुश नहीं है, यांगपो ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जब जियांग फे दुनिया में नया नया था तब वो लड़कियों को मना नहीं कर पाता था, जिस वजह से कुछ हद तक लोग उसका इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन उन्होंने उसके कैरेक्टर को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब वो वैसा इंसान नहीं रहा था जो किसी लड़की की बातों में आ जाए। अब वो वैसा भी नहीं था जो किसी लड़की की रिक्वेस्ट रिजेक्ट न कर पाए। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे जाल से बच सकता है, यांगचिंग ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा। शांत हो जाओ। याद रखना, जब जान पर बनाए तो एक छोटा चूहा भी पलटकर खतरनाक हमला करता है, यांगपो ने समझाया। अरे, मेरी फिक्र मत करो। मुझे अच्छे से पता है कि मर्दों को कैसे नचाना है। लेकिन इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, यांगकिंग ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। सेक्ट के लिए कुछ भी, हमें उसे अपनी मुट्ठी में रखना ही होगा। यांगपो को लगता था कि जियांग फे का सपोर्ट होना अच्छी बात है। भले ही उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने सेक्ट की भलाई के लिए था। सच कहा जाए तो जियांग फे पूरे अलायंस में सबसे गुड लुकिंग लड़कों में से एक था। उसके जैसा स्टैंड आउट करने वाला कोई और नहीं था। इसलिए अगर उन्हें सच में शादी करनी ही पड़ी तो जियांग फे एकदम परफेक्ट कैंडिडेट रहेगा। यांगपो को आक्वा मून हेवनली पैलेस का सक्सेसर चुना गया था। उसने सेक्ट की भलाई के लिए सब कुछ करने का पक्का इरादा कर लिया था। इसके लिए वो अपनी बहन और खुद को एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटती। जियांग फे को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लड़कियां उससे क्या चाहती हैं, लेकिन यांगचिंग और यांगपो को एलिवेटर में घुसने से रोकने के बाद उसे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। ये पहली बार था जब उसने लड़कियों को सीधे मुंह पर मना किया था। भले ही एलिवेटर इस्तेमाल करने वाली बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जियांग फे का ये पहला कदम था। अब जब उसने ये हिम्मत जुटा ही ली थी तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब कोई उसे बुली नहीं कर पाएगा। घर वापस आकर जियांग फे ने अपने पेरेंट्स के साथ डिनर किया और रात भर उनके साथ टेलीविजन देखा। मीटिंग रूम से निकलने के बाद से 0541 ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि वो जियांग फे के कहे अनुसार स्किल्स को कैलकुलेट और कंबाइन करने में बिजी था। सोने से पहले जियांग फे ने सी ट्विंग को कॉल किया और उससे तब तक बात की जब तक कि उसकी आंखें नींद से भारी नहीं हो गईं। जब सी ट्विंग ने खुद सोने के लिए कहा तभी जियांग फे सोने गया और उसने गेम में लॉग इन किया। जियांग फे वापस उसी ऑक्शन हाउस में आ गया जहां से वो गया था। चलो चलें, अब टाइटल क्वेस्ट चैलेंज को खत्म करने का टाइम आ गया है, जियांग फे ने कहा। उसने ऑक्शन लिस्ट्स छान मारी थीं और कुछ अच्छा ना मिलने पर वहां से निकल गया था। ठीक है, इजाबेला ने कहा। जाहिर सी बात है, ऑक्शन हाउस को लेकर उसका कोई खास ओपिनियन नहीं था। वो दोनों सिटी ऑफ सिनर्स से निकल गए और स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन पर बैठकर स्नो माउंटेन्स की तरफ उड़ चले। स्नो माउंटेन्स अभी भी न्यूट्रल फैक्शन के रीजन में ही आता था, इसलिए जियांग फे को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। फिर भी हवा में अचानक से हुए टेम्परेचर बदलाव को फील करने में उसे लगभग 2 घंटे लग गए। स्नो माउंटेन रीजन येटिस का असल ठिकाना था। वो गिनती में बहुत ज्यादा नहीं थे। जियांग फे का अंदाजा था कि वो 100 से कुछ ज्यादा ही होंगे। येटिस हाथ पैर वाले विशाल ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स थे। उनकी हाइट कम से कम 2 मीटर्स रही होगी। उन्हें देखकर जो सबसे अजीब और डरावनी बात लगती थी वो ये थी कि उनका कोई सिर नहीं था। उनकी आंखें, नाक, मुंह और कान सब उनके सीने पर थे। उन्हें देखना सच में खौफनाक था। उस रीजन में और भी मॉन्स्टर्स थे जो सब दुश्मन थे, लेकिन येटिस को एक इंटेलिजेंट स्पीशीज माना जाता था। प्लेयर्स के साथ उनका स्टांस न्यूट्रल रहता था। ज्यादातर प्लेयर्स यहां उनके साथ रेप्यूटेशन पॉइंट्स फार्म करने और क्वेस्ट रिवॉर्ड्स कमाने आते थे। भले ही वो न्यूट्रल फैक्शन का हिस्सा थे, लेकिन यहां के एनपीसीएस सिटी ऑफ सिनर्स के एनपीसीएस से बिल्कुल अलग थे। सिटी ऑफ सिनर्स के एनपीसीएस अपना रेप्यूटेशन लेवल कभी नहीं बदलते थे, चाहे प्लेयर्स कुछ भी कर लें।
लेकिन यहाँ प्लेयर्स रेपुटेशन पॉइंट्स फार्म कर सकते थे और धीरे धीरे उन्हें बढ़ा सकते थे। जैसे ही जियांग फे येटीज के इलाके में घुसा, सबसे पास वाला एक येटी फ्रेंडली स्टेटस में बदल गया। फिर वो दौड़कर जियांग फे के पास आया और उछल कूद करने लगा। हाँ आ, हाँ हाँ आ। जियांग फे को उस येटी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। उसे बस बंदरों जैसी कोई आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन स्टेटस बदलने से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो खुशी से उछल कूद करने वाला येटी पक्का कोई फीमेल थी। उफ, लगता है खूबसूरती सच में देखने वाले की आंखों में होती है। खैर, मुझे येटी के रेपुटेशन पॉइंट्स फार्म करने हैं, तो क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए, जियांग फे ने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगा। वो येटी लगातार जियांग फे के पीछे पीछे चलती रही और नाचने कूदने लगी। जियांग फे उस येटी को इग्नोर करता रहा और स्नो माउंटेन्स की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता गया। गहरी बर्फ में थोड़ी चढ़ाई करने के बाद उसे वो जगह मिल गई जहां बहुत सारे येटी एक साथ इकट्ठा थे, बिल्कुल किसी छोटे से गांव की तरह। जैसे ही वो उस गांव के करीब पहुंचा, लगभग 60 येटीज में से 20 का स्टेटस फ्रेंडली में बदल गया, जबकि बाकी न्यूट्रल ही रहे। उसके पास आने के बजाय न्यूट्रल स्टेटस वाले येटी ने बस उसे एक नज़र देखा। अरे यार, अगर मैं उनके किंग को समन करूं और उसे मार दूं, तो क्या ये येटी मेरे खिलाफ हो जाएंगे? जियांग फे ने खुद से कहा। उसने जल्दी से येटी के स्टैट्स चेक किए ताकि पता चल सके कि क्या वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनमें से ज्यादातर लेवल 70 से लेवल 75 एलीट टियर के मॉन्स्टर्स थे। बस कुछ ही एडवांस्ड एलीट टियर के थे। गांव के दूर वाले कोने में एक बूढ़ा सा दिखने वाला येटी था, जो कि एक लॉर्ड टियर मिनी बॉस था। ठीक लग रहा है। अगर ये सब भी एक साथ हमला कर दें, तो भी मैं इन सबको निपटा सकता हूं, जियांग फे ने कहा। उसने क्वेस्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो उन्हें आसानी से मार सकता है। फिर उसने ड्रेक्स मीट निकाला और स्नो टोटम की तरफ बढ़ा, जो कि बॉस समनिंग साइट थी। डिंग, यू डू नॉट हैव द ऑथराइजेशन टू यूज द स्नो टोटम। जैसे ही उसने टोटम पोल के नीचे जमीन पर ड्रेक्स मीट रखा, सिस्टम का पिंग आया, जिसने उसे एक्सेस देने से मना कर दिया। क्या बॉस को समन करने से पहले सिस्टम मुझे येटी का रेपुटेशन लेवल फार्म करने पर मजबूर कर रहा है? भाड़ में जाए ये सब, जियांग फे ने झुंझलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि इस क्वेस्ट को करने का सही तरीका ये था कि पहले एल्फ धामोस की मदद करके ड्रेक को मारा जाए और फिर रेपुटेशन लेवल बढ़ाने के लिए येटिस के क्वेस्ट में उनकी मदद की जाए। येटी का भरोसा जीतने के बाद ही उसे टोटम पोल इस्तेमाल करने की परमिशन मिलती। बदकिस्मती से हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि धामोस ने उसे दुश्मन मान लिया था, और आखिर में जियांग फे ने उसे और ड्रेक दोनों को मार दिया था। भले ही वो येटिस से क्वेस्ट्स ले सकता था, लेकिन उसे इसके अंजाम से डर लग रहा था। वो रोमियो था। वो कभी नहीं चाहता था कि कोई फीमेल येटी अचानक से उसके प्यार में पड़ जाए। जियांग फे तो इसके बारे में सोचकर ही सिहर उठा था। शुक्र है कि वो बूढ़ा येटी एक मेल था। अगर जियांग फे टोटम को इस्तेमाल करने के लिए उसकी परमिशन चाहता था, तो उसे अपना रेपुटेशन लेवल कम से कम रिस्पेक्ट लेवल तक तो बढ़ाना ही पड़ता। ये सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मुमकिन था। परेशानी की बात तो ये थी कि जब तक वो सिर्फ फ्रेंडली लेवल तक पहुंचेगा, तब तक बाकी सारी फीमेल येटिस पहले ही उससे चिपकने लगेंगी। कितना बकवास है। जियांग फे बहुत चिढ़ा हुआ था। अगर वो टाइटल चैलेंज क्वेस्ट को कंटिन्यू करना चाहता था, तो उसे टोटम इस्तेमाल करने की परमिशन लेनी ही होगी। अगर उसने रेपुटेशन पॉइंट्स फार्म किए, तो वो सारी फीमेल येटिस को अपनी तरफ लुभा लेगा। अब तक जियांग फे ने कई ब्यूटी क्वींस का दिल जीत लिया था। उनमें से कुछ कोल्ड थीं, कुछ क्यूट थीं, लेकिन उनमें से कोई भी खूंखार दिखने वाली नहीं थी। क्या ये देखना मजेदार नहीं होगा कि सीने पर चेहरे वाला एक विशाल येटी सड़क पर टहलता हुआ जियांग फे के पीछे पीछे भाग रहा हो? सच कहूं तो जियांग फे इस क्वेस्ट को यहीं छोड़कर इससे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ये कोई रैंडम क्वेस्ट नहीं था जो कोई एनपीसी ऐसे ही दे देता है। क्वेस्ट छोड़ने से रिक्वेस्ट रीसेट नहीं होती, क्योंकि इसकी क्वेस्ट लाइन का एक फिक्स्ड पाथ था। भाड़ में जाए, मैं सीधा एनपीसी से ही पूछ लूंगा। अगर वो मुझे रेपुटेशन पॉइंट्स फार्म करने को कहेगा, तो कसम से मैं ये क्वेस्ट छोड़ दूंगा, जियांग फे ने कहा। वो क्वेस्ट न करने को लेकर पूरी तरह से फाइन था, क्योंकि प्लेयर्स के लिए इसे कंप्लीट करना कंपलसरी नहीं था। जियांग फे गहरी बर्फ में से अपने पैर पटकता हुआ उस जगह पहुंचा जहां वो एल्डर येटी था। उसके ठीक पीछे येटिस की एक पूरी बारात चल रही थी। ओह, मुझे एक नेफिलिम एक्सप्लोरर दिख रहा है। तुम यहां कैसे आए? एल्डर ने कॉमन टंग में कहा। शुक्र है कि ऐसा हुआ, क्योंकि जियांग फे को उनकी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे स्नो टोटम इस्तेमाल करने की परमिशन चाहिए, जियांग फे ने कहा। क्या तुम स्नो टोटम इस्तेमाल करना चाहते हो? क्या तुम येटी किंग को समन करना चाहते हो? एल्डर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और गुस्से से अपनी वॉकिंग स्टिक जमीन पर मारने लगा। हाँ, जियांग फे ने कहा। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसने एल्डर येटी को कैसे गुस्सा दिला दिया, लेकिन अगर उसने हमला किया तो जियांग फे उसे बड़ी आसानी से मार गिराएगा। तुम येटी किंग को समन क्यों करना चाहते हो? बताओ, एल्डर येटी ने अपना सीना, जहां उसकी आंखें थीं, जियांग फे के करीब लाते हुए कहा। उसे फाइट के लिए चैलेंज करने के लिए, जियांग फे ने बिल्कुल सीधे तरीके से कहा। शायद मेरे कानों ने धोखा खाया है, फिर से कहो।
मैंने कहा कि मैं उसे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूं। जियांग फे जोर से चिल्लाया। जियांग फे कंफ्यूज हो गया था। क्या येटीज सच में अपने किंग की इज्जत करते थे? क्या वो अपने किंग को बचाने के लिए उस पर हमला करने वाले थे? हाँ, हाँ। गू एल्डर येटी ने येटी लैंग्वेज में दहाड़ लगाई। उसके पीछे खड़े 4 एडवांस्ड एलीट येटी का स्टेटस अचानक हॉस्टाइल में बदल गया और वो जियांग फे की तरफ दौड़ पड़े। ये क्या बदतमीजी है? जियांग फे चिल्लाया। ये सिचुएशन बहुत अजीब थी। एल्डर येटी के साथ साथ फीमेल येटिस को छोड़कर बाकी कई येटिस अभी भी न्यूट्रल थे, क्योंकि उनके नेम टैग्स अभी भी येलो थे। अगर एल्डर जियांग फे को मारना चाहता तो वो अपने सारे फाइटर्स को उस पर हमला करने के लिए कह सकता था। हाँ, 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 हाँ। चारों एडवांस्ड एलीट येटिस जोर से दहाड़े। बेला, पीछे रहो, मैं इन्हें खुद संभाल लूंगा, जियांग फे ने कहा। हमला करने वाले चारों महज लेवल 75 एडवांस्ड एलीट थे। भले ही जियांग फे का लेवल उनसे कम था, लेकिन वो उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। लाइफस्टील डीमन फॉर्म। जियांग फे ने अपनी फॉर्म स्किल एक्टिवेट कर ली। महज 10 मिनट्स के कूलडाउन टाइम वाली क्रिम्सन रीपर की ये स्किल इस फाइट के लिए एकदम परफेक्ट थी। लाइफस्टील डीमन फॉर्म में बदलने के बाद जियांग फे हथियार के तौर पर लंबे पंजों वाले एक हैंडसम वैम्पायर में बदल गया था। उसकी अटैक स्पीड ओरिजिनली 1 सेकंड में 2 बार थी। मॉर्फ होने के बाद उसकी अटैक स्पीड 50% बढ़ गई, जिससे वो इतनी तेजी से अटैक कर सकता था कि उसके पंजों के हमलों के पीछे सिर्फ आफ्टर इमेज ही दिखाई देती थी। एडिशनल अटैक बफ और लाइफस्टील इफेक्ट के साथ जियांग फे ने 10 सेकंड से भी कम टाइम में चारों येटी को धूल चटा दी। डिंग, यू हैव पास द टेस्ट। जियांग फे के चारों येटीज को हराने के तुरंत बाद एक सिस्टम मैसेज पॉपअप हुआ। जिन 4 येटीज ने जियांग फे पर हमला किया था वो मरे नहीं, बल्कि लंगड़ाते हुए वहां से चले गए। उनके नेम टैग्स रेड से वापस येलो में बदल गए, जिसका मतलब था कि ये फाइट महज उनकी स्किल का एक टेस्ट था। आह रिस्पेक्टेड एक्सप्लोरर, तुम काफी पावरफुल लगते हो। फिर भी मुझे तुमसे एक बार और पूछना होगा, क्या तुम सच में येटी किंग को चैलेंज करना चाहते हो? एल्डर येटी ने बैठते हुए कहा। हाँ, जियांग फे ने कहा। चीजें अजीब होती जा रही थीं। वो वहां येटी किंग को चैलेंज करने आया था और कॉमन सेंस की बात करें तो येटी को उस पर हमला करना चाहिए था। लेकिन एल्डर येटी गुस्सा होने के बजाय उम्मीद से भरा हुआ लग रहा था। ये तो बहुत अच्छी खबर है एक्सप्लोरर, तुम ये चैलेंज कब शुरू करना चाहते हो? मैं समनिंग रिचुअल में तुम्हारी मदद करूंगा। येटी किंग के साथ पक्का कुछ गड़बड़ थी। उसकी खुद की प्रजा उसे हराने के लिए किसी अनजान की मदद क्यों करेगी? वो तो उल्टे उसके लिए एक गाइड बन गए थे। जियांग फे ने अपना सिर घुमाते हुए मन ही मन सोचा। एल्डर येटी का रिएक्शन उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। जियांग फे ने सोचा था कि क्वेस्ट के लिए उसे रेपुटेशन पॉइंट्स फार्म करने होंगे। शुक्र है कि उसने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। मैं इसे अभी शुरू करना चाहता हूं, जियांग फे ने कहा। चूंकि एल्डर येटी इतना कोऑपरेटिव था, इसलिए जियांग फे क्वेस्ट में और देरी नहीं करना चाहता था। ठीक है, लेकिन येटी किंग को समन करने के लिए एक मटेरियल की जरूरत होती है। तुम्हें एक ड्रेक को मारकर उसका मीट लाना होगा। हमारे पास यहां ऐसी कोई चीज नहीं है, एल्डर येटी ने कहा। टेंशन मत लो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं, जियांग फे ने कहा और ड्रेक फ्लोअर से मिला हुआ वो मीट निकाल लिया। ऐसा ही लग रहा है। बढ़िया। एक्सप्लोरर, क्या तुम अभी भी येटी किंग को समन करना चाहते हो? एल्डर येटी ने पूछा। हाँ, जियांग फे ने कहा। वो एक ही सवाल का बार बार जवाब देकर पक चुका था। ओह हाँ, हु, एल्डर येटी जोर से दहाड़ा। इसके बाद जो भी येटिस ये दहाड़ सुन सकते थे वो वहां से जितनी तेजी से हो सके भाग खड़े हुए। यहां तक कि वो भी जो जियांग फे के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। कुछ हिम्मत वाले येटिस अपनी जगह पर ही खड़े रहे, जबकि बाकी बर्फ के एक कोने में भाग गए और कुछ ने तो खुद को दफनाने के लिए गड्ढा खोदना भी शुरू कर दिया था। क्या तुम तैयार हो? एल्डर येटी ने पूछा। बिल्कुल, जियांग फे ने कहा। एल्डर येटी ने जियांग फे के पक्के इरादे को देखकर अपना सिर हिलाया और उसे स्नो टोटम की तरफ ले गया। मैं अब समनिंग रिचुअल शुरू करूंगा। तुम्हें येटी किंग को मारना ही होगा। गुड लक, एल्डर येटी ने कहा और किसी अनजान लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ाते हुए रिचुअल शुरू कर दिया। मैं मार दूंगा, जियांग फे ने एल्डर येटी को देखते हुए कहा। उसे लगा कि येटी किंग पक्का कोई खुखार तानाशाह जैसा क्रूर इंसान होगा, वरना उसकी खुद की प्रजा उसे इस तरह धोखा क्यों देती। कुछ ही देर में एल्डर येटी ने ड्रेक्स मीट का वो टुकड़ा टोटम के नीचे रखा और भी तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। 1 या 2 मिनट बाद जियांग फे को जमीन पर अचानक से एक कंपन महसूस हुआ। टोटम कुछ पल के लिए हिला और फिर तेजी से चमकने लगा। रोशनी की एक तेज चमक के साथ जमीन पर रखा वो मीट गायब हो गया। उसी पल टोटम पोल के ऊपर एक पोर्टल खुल गया। येटी किंग की नींद खराब करने की हिम्मत किसने की? पोर्टल के अंदर से एक दहाड़ती हुई आवाज आई। साफ पता चल रहा था कि जबरदस्ती जगाए जाने की वजह से कोई बहुत भड़का हुआ था। एक जोरदार धमक के साथ एक विशाल पैर पोर्टल से जबरदस्ती बाहर निकला। दूसरी तरफ से 2 हाथ अंदर आए और उन्होंने पोर्टल के कोनों को पकड़कर पूरी ताकत से उसे खोल दिया। धत तेरे की, ये तो बहुत बड़ा है। जियांग फे घबराकर कई कदम पीछे हट गया। किसी छोटी गुफा से बाहर निकलते हुए गॉडजिला की तरह वो दानव पोर्टल से बाहर आ गया।
लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह से बाहर आया, जियांग फे तुरंत शांत हो गया। वो दानव बस एक नॉर्मल येटी का थोड़ा बड़ा वर्जन था। मैं भी कितना बेवकूफ हूं जो ऐसे ही डर गया, जियांग फे ने खुद से कहा। येटी किंग, मैजिकल बीस्ट, इंटरमीडिएट लॉर्ड, लेवल 79, हेल्थ पॉइंट्स 18 मिलियन, अटैक पावर 30,000। नोट, एन अननोन मैजिकल बीस्ट क्रिएटेड बाय एन अननोन फोर्स, द रूलर ऑफ द येटी फोक्स। ये भी कोई कमजोर ही है, जियांग फे ने कैजुअली कहा। येटी किंग के स्टैट देखते ही उसने खुद को रिलैक्स कर लिया। हाथ में ड्रैगन्स बेन होने की वजह से वो बॉस कोई बॉस नहीं, बल्कि टोफू का एक कमजोर टुकड़ा था जिसे आसानी से काटा जा सकता था। स्टैट और फुटनोट से जियांग फे समझ गया था कि येटी कोई बहुत बड़ी रेस नहीं थी। वो उन्हें एक एंडेंजर्ड स्पीसीज भी कह सकता था, क्योंकि वो गिनती में बहुत कम थे। उनका किंग सिर्फ एक इंटरमीडिएट लॉर्ड टियर का था। वहां कोई भी येटी उससे ऊंचे लेवल का नहीं था। एक्सप्लोरर, तुम्हें इसे मारना ही होगा, बूढ़ा येटी जोर से चिल्लाया। गद्दार! ये सुनते ही येटी किंग जोर से दहाड़ा और उसने उस बेचारे को कुचलने के लिए अपना पैर उठा लिया। नेफिलिम, मेरी तुम्हारी रेस से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम यहां की शांति भंग करने क्यों आए हो? बूढ़े येटी को कुचलने के बाद येटी किंग जोर से गरजा। अरे यार, इसके लिए मुझे दोष मत दो। अगर किसी की गलती है तो वो डेवलपर्स की है, जियांग फे ने मन ही मन सोचा। येटी किंग के साथ बहस में टाइम वेस्ट किए बिना जियांग फे ने अपना डीमन मॉर्फ एक्टिवेट किया और येटी किंग की तरफ गोली की तरह शूट हो गया। घिनौने छोटे कीड़े, सिर्फ इसलिए ज्यादा मत उड़ो क्योंकि तुम एक नेफिलिम हो। मैं फिर भी तुम्हें मार दूंगा। बॉस की बातों से बिल्कुल उलट, जब उसने जियांग फे को हाथ में सिकल लिए अपनी तरफ आते देखा तो जियांग फे के खूंखार प्रेशर की वजह से वो अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया। मरने का वक्त आ गया। जियांग फे ने येटी किंग पर बेरहमी से हमला कर दिया। जब तक वो रूथलेस बाराज को स्टैक कर सकता था, वो ड्रैगन्स बेन के सिर्फ एक हमले से बॉस को मार सकता था। GUAH येटी किंग दहाड़ा। उसी वक्त बॉस ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। जियांग फे अपने डीमन फॉर्म में था। 20,000 से ज्यादा डिफेंस और लाइफस्टील इफेक्ट के साथ जियांग फे फौलाद जितना मजबूत था। येटी किंग का कोई भी हमला जियांग फे का बाल भी बांका नहीं कर पाया। पलक झपकते ही जियांग फे ने रूथलेस बैराज को उसके फुल पोटेंशियल तक स्टैक कर लिया और ड्रैगन्स बेन दे मारा। -19,742,441 डैमेज के एक ही झटके में येटी किंग हार गया। मैं नहीं मर सकता, अभी नहीं। इस घिसे पिटे मरने वाले स्पीच के बाद येटी किंग का भारी भरकम शरीर बर्फ पर गिर पड़ा और वो मर गया। उसने अपने सीने में धसे उस छोटे से भाले की ताकत को बहुत कम आंका था। चुप रहो, कोई भी किसी मरने वाले कैरेक्टर की वही पुरानी बकवास नहीं सुनना चाहता। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जियांग फे ने लाश की तरफ जाते हुए कहा और अपना भाला बाहर खींच लिया। बॉस के मरने के बाद अब कटसीन के आने का वेट करने का टाइम था। माय मास्टर, मेरा बदला लेना, येटी किंग इस बार सच में मरने से पहले अचानक जोर से चिल्लाया। डिंग! क्वेस्ट कंप्लीटेड। Congratulations for completing the second title challenge quest. You have obtained the title Elite Explorer. मेरे खिलौने को तबाह करने की हिम्मत किसने की? आसमान में बादलों के बीच से एक दहाड़ती हुई आवाज आई। एक और? PSSSSH। आसमान से हरी रोशनी का एक खंभा नीचे उतरा और काले कपड़ों में एक आदमी उस रोशनी के खंभे से बाहर निकला। क्योंकि वो उस बहुत बड़े चोगे में पूरी तरह से ढका हुआ था, इसलिए जियांग फे बस इतना ही बता सकता था कि वो बॉस एक ह्यूमनॉइड टाइप था। ब्लैक मैजिशियन ग्रिम, Shadow Elf, Intermediate Overlord, Level 96. Health points 75 million. Magic attack 450,000. Note, a traitor to the elven race. A fallen elf that had betrayed his faith in pursuit of forbidden knowledge. लग गए मेरे तो, नए बॉस को इतना खतरनाक देखकर जियांग फे ने कहा। वो अपने हाथों के भाले को इस्तेमाल तो कर सकता था, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा था। एक नेफिलिम? गिरे हुए येटी किंग के पास जियांग फे को खड़ा देखकर ग्रिम हैरान रह गया। एहे। जियांग फे अजीब तरह से हंसा, क्योंकि वो येटी किंग के साथ जो हुआ था उससे अनजान बनने का नाटक नहीं कर सकता था। नेफिलिम, तुमने मेरे खिलौने को बर्बाद कर दिया है। अब तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? ग्रिम ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। उसके हाव भाव से लड़ने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। ये सच में एक अजीब बर्ताव था। जियांग फे को लगा कि नया बॉस बस एक आम आदमी था जो अपना खिलौना टूटने से थोड़ा नाराज था। शायद जियांग फे बदले में कुछ ऑफर करके इससे बच सकता था। शायद कोई क्वेस्ट। ब्रदर, ये सब बंद करो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को डरा रहे हो, इजाबेला ने ग्रिम के पास जाते हुए कहा और उसके बंधे हुए हाथों पर प्यार से मारा। ये अभी क्या हुआ? जियांग फे का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने मन ही मन सोचा। बेला, क्या ये तुम हो? इजाबेला, रॉयल नेफिलिम की प्रिंसेस? ग्रिम ने हैरानी से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं यहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक क्वेस्ट करने आई हूं, इजाबेला ने वापस जियांग फे के पास आते हुए कहा और किसी कोआला की तरह उसके हाथ से चिपक गई। हा, ग्रिम फीकी हंसी हंसा। सिचुएशन को इस तरह पलटते देखकर जियांग फे अजीब तरह से हंसा।
चलो कोई बात नहीं, ग्रिम ने अपना हुड हटाते हुए कहा और मुस्कुराया। ये कितना बुरा लग रहा है, इतने लंबे टाइम तक इग्निस के साथ कंपीट करने के बाद अब पता चला कि मेरी क्यूट सी जूनियर किसी और के प्यार में पड़ गई है। ब्रदर इग्निस। इग्निस का नाम सुनते ही दोनों ही उदास हो गए। उनके रिएक्शन को देखकर जियांग फे ने जो भी समझा था उसे एक साथ जोड़ा और उन दोनों के बीच के रिश्ते का अंदाजा लगा लिया। ग्रिम, इजाबेला और इग्निस एक वक्त पर साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे जब वो नेफिलिम किंग के साथ शैडो मैजिक सीख रहे थे। इग्निस की तरह ग्रिम ने भी कभी इजाबेला को पाना चाहा था, लेकिन लाइट फैक्शन के अचानक हुए हमले की वजह से इजाबेला मारी गई थी। हालांकि जियांग फे से जुड़े कई हालातों के चलते इजाबेला को जिंदा करने के लिए इग्निस की बलि दे दी गई। अभी इजाबेला किसी ऐसे इंसान के प्यार में पागल थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे ही ग्रिम ने इजाबेला की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। हालांकि वो इस बात से उदास था, लेकिन ये कोई दुनिया खत्म होने वाला दुख नहीं था। खैर छोड़ो, मुझे लगता है मुझे इस बात को जाने देना चाहिए, क्योंकि ग्रिम ने कहा। वो अपनी बात पूरी करना चाहता था, लेकिन इससे उसे सिर्फ इजाबेला की याद आ रही थी। ब्रदर, तुम क्या कर रहे हो? इजाबेला ने पूछा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस बेवकूफ को माफ कर रहा हूं। वो नहीं, मेरा मतलब था तुम असल में क्या कर रहे हो? इजाबेला ने पूछा। ओह, मैं मैजिक पर रिसर्च और पढ़ाई कर रहा हूं। इसी के साथ मैं एक बहुत बिजी मैजिशियन हूं। मैं अब चलता हूं, ग्रिम ने कहा। इसके तुरंत बाद वो हरी रोशनी के एक खंभे में गायब हो गया। इजाबेला को खुश और सही सलामत देखकर ग्रिम को तसल्ली हुई थी, लेकिन आखिर में वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स को भुला नहीं पा रहा था, खासकर तब जब किसी और ने पहले ही उसका दिल चुरा लिया हो। ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए अपना मन बदलने से पहले ही ग्रिम ने वहां से जाने का फैसला किया। अकेले जियांग फेई और इजाबेला वापस येटी गांव की तरफ चल पड़े। आ आ आ आ ये क्या बकवास है? जो सुनने में बहुत अजीब लग रहा था वो असल में येटिस का खुशी मनाना था। सच पता चलने से पहले एक पल के लिए जियांग फेई का दिल बैठ गया था। डिंग, यू हैव डिफीटेड द येटी किंग। यू आर नाउ द न्यूली इलेक्टेड किंग। डिंग, congratulations for becoming king of the Yetis. You have learned the language of the Yeti. Ding. As king of the Yeti, your reputation level with the Yeti has increased to admire. Ding. You have defeated the previous Yeti king and saved all the Yeti folks. All female Yetis' reputation level has increased to infatuated. ये क्या भयानक मजाक है। जैसे ही वो इस दिमाग खराब करने वाले टाइटल चैलेंज क्वेस्ट को खत्म करने की खुशी मनाने ही वाला था कि उस पर सिस्टम मैसेजेस की बरसात हो गई। जब जियांग फे ने आखिरी लाइन पढ़ी तो वो बुरी तरह कांप उठा। ये इकलौती चीज थी जिससे वो बचना चाहता था, इकलौती चीज जिसे जियांग फे टालना चाहता था। अफसोस, सिस्टम ने उसे इनाम के तौर पर फीमेल येटीज दे दी थीं। अब वो ये सच मानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था कि उसके बुरे सपने हकीकत बन चुके थे। हरे नेम्स देखकर जियांग फे पागल हो रहा था। मेल्स ठीक थे। वो बस दूर से जियांग फे को देखते रहे और उसे अकेला छोड़ दिया। दूसरी तरफ फीमेल्स सब उसकी तरफ भाग रही थीं। लव कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिटेशन थी। अगर किसी फीमेल एनपीसी की शादी किसी दूसरे एनपीसी से हो गई हो तो उनकी रेपुटेशन कभी इन्फैचुएटेड तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन येटी में शादी जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। चाहे वो कोई भी हो, सफेद बालों को अपनी तरफ आते देखकर जियांग फे सिहर उठा। क्या? वर्जियर ग्लाइडर, तुम कितने हैंडसम हो। माय लॉर्ड, माय लव। ओ ग्रेट वर्जियर ग्लाइडर, प्लीज मुझे गले लगा लो। मैं बस यही चाहती हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जियांग फी अब उनकी वो हु हा हा वाली आवाज के बजाय उनकी बातें समझ पा रहा था। वो एनपीसीएस बस नॉर्मल एनपीसीएस थे। वो नीना या हुआ मुलान जैसे नहीं थे जिन्हें हायर इंटेलिजेंस के साथ प्रोग्राम किया गया हो। एक बार जब वो रेपुटेशन के इन्फैचुएटेड लेवल तक पहुंच जाती तो उनका बर्ताव एकदम अजीब हो जाता था, जो किसी आइडल के लिए एक नॉर्मल फैनगर्ल जैसा बिल्कुल नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की? इजाबेला ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि वो इसमें बुरी तरह फेल हो रही थी। जैसे तालाब में बत्तखें ब्रेड पर टूट पड़ती हैं, वैसे ही जियांग फे के हाथ पैर हर तरफ से फीमेल येटिस ने पकड़ रखे थे। इस बार भले ही वो फीमेल से घिरा हुआ था, लेकिन इजाबेला को कोई जलन नहीं हो रही थी। उल्टे वो उसकी इस हालत पर हंस रही थी। कम से कम उसे इतना तो पता था कि जियांग फे को फीमेल येटिस में जीरो इंटरेस्ट है। उहू प्लीज मुझे बचा लो, रोने जैसी शक्ल बनाकर जियांग फे ने कहा। सिस्टम ने एक तरह से मॉरल बिहेवियर की सारी हदें पार कर दी थीं। जियांग फे उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वो सब एलाइज थीं, इसलिए जियांग फे के पंचेस और किक्स का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। भले ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो 2 मीटर टॉल येटिस का मुकाबला कभी नहीं कर सकता था। हाँ, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। हाँ, जैसा तुम हमेशा चाहते थे, तुमने लड़कियों को अपनी तरफ खींच ही लिया। इजाबेला ने हंसते हुए कहा। यार, ऐसे मत करो, मेरी थोड़ी मदद करो, जियांग फे ने कहा। येटिस स्मार्ट नहीं थे।
जियांग फे चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उन फीमेल्स को दूर धकेलने की, वो उसकी बात नहीं सुनने वाली थीं। वो सब बस अपने अंदर मौजूद प्रोग्रामिंग की गुलाम थीं। जरा यहां देखो, हैंडसम एंड द बीस्ट। हा 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 हा, इजाबेला और जोर से हंसी। उफ। उन इन्फैचुएटेड लड़कियों की भीड़ से खुद को दूर धकेलने के बाद जियांग फे थोड़ा सांस लेने के लिए कुछ मीटर्स दूर भागा और फिर जोर से चिल्लाया, तुम्हारे किंग होने के नाते मैं तुम सबको अपनी जगह पर शांत खड़े रहने का ऑर्डर देता हूं। उसके मुंह से ये बात निकलते ही दूर खड़े और अपने काम में लगे येटिस समेत सारे येटिस अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े हो गए। थैंक गॉड ये काम कर गया, जियांग फे ने हाफते हुए कहा और बर्फ पर बैठ गया। जिसने भी ये क्वेस्ट डिजाइन किया है वो पक्का कोई पर्वर्ट होगा। तुम बस वेट करो, अगर ये क्वेस्ट डिजाइन करने वाला मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे एक फीमेल गोरिल्ला के साथ पिंजरे में बंद कर दूंगा और उसे दुनिया भर की सारी एफ्रोडीजिया खिला दूंगा। थोड़ा रेस्ट करने के बाद जियांग फे वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने देखा कि मरे हुए येटी किंग की लाश के पास कुछ चमक रहा था। क्या? कोई आइटम? मुझे लगा था कि क्वेस्ट बॉसेस कुछ ड्रॉप नहीं करते, जियांग फे ने कहा। वो बॉस की लाश के पास गया और उसने कुछ उठाया। मैजिक म्यूटेशन डिवाइस, मैजिक टूल एपिक, यूज, इमीडिएटली इंड्यूसेस अ म्यूटेशन इन अ लिविंग बीइंग। नोट, द प्रोडक्ट ऑफ द ब्लैक मैजिशियन ग्रिम। ये क्या बकवास है? जियांग फे ने उस छोटे से बॉक्स को ध्यान से देखा। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है या कैसे काम करता है, लेकिन ये ग्रिम की बनाई हुई चीज थी। इसे कुछ टाइम के लिए अपने पास रखना ही सही था। जैसे ही जियांग फे ने इसे अपने इन्वेंट्री स्लॉट में रखा, वहां मौजूद हर येटी के अंदर से एक हल्की हरी धुंध बाहर निकलने लगी। किसी प्लेयर के इन्वेंट्री स्लॉट में होना एक अलग डायमेंशन में होने जैसा था। इसलिए जब जियांग फे ने इसे रखा तो मैजिक म्यूटेशन डिवाइस का जो असर था वो खत्म हो गया। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो ये थी कि मरे हुए येटी किंग की बॉडी से हरी धुंध बाहर आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो धुंध छट गई और उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकला। एक एकदम हैंडसम और नॉर्मल आदमी जिसका चेहरा सही जगह पर था, हाथ और पैर वहीं थे जहां होने चाहिए और एक नॉर्मल इंसान की तरह शरीर पर कोई बाल नहीं थे। उस मरे हुए आदमी और एक इंसान के बीच बस कानों का फर्क था। उसके कान नुकीले थे, बिल्कुल किसी एल्फ की तरह। क्या ऐसा हो सकता है? जियांग फे ने पीछे मुड़कर देखा कि जो येटी किंग के साथ हुआ था वही सारे येटीज के साथ भी हो रहा था। वो सब अपनी असली बॉडीज में वापस आ गए थे। उनके लंबे सफेद बाल झड़ गए थे और उनके सिर अपनी नॉर्मल जगह पर वापस आ गए थे। अब ये साफ दिख रहा था कि ग्रिम ने जो बनाया था उसने स्नो माउंटेन में रहने वाले एल्व्स की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने अपना असली रूप खो दिया था और वो ब्लैक मैजिशियन के लिए बस एक खिलौना बनकर रह गए थे। देखो तुमने क्या कर दिया, इजाबेला ने चिढ़ते हुए कहा। मैजिक म्यूटेशन डिवाइस के हटने के बाद वो सारी खुखार दिखने वाली फीमेल येटी एकदम फॉक्सी, सेक्सी और खूबसूरत लड़कियों में बदल गई थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरा सिर वहीं है जहां इसे होना चाहिए। अब मेरे शरीर पर बाल नहीं है। मैं अब ठीक से बोल सकती हूं। ओ मेरे हाथ, मेरे प्यारे छोटे हाथ, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। येटी गांव से खुशी की आवाजें आ रही थीं। हर कोई अपने किंग के अपनी जगह पर खड़े रहने के ऑर्डर को पूरी तरह से भूल चुका था और सब उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके सामने घुटनों के बल बैठने आ गए थे। जियांग फे ने सबको शांत किया और ये समझने के लिए कुछ सवाल पूछे कि असल में हुआ क्या था। उन्हें ओरिजिनली स्नो एल्व्स कहा जाता था। येटी किंग असल में उस छोटे से एल्फ ट्राइब का लीडर था। लेकिन जब ग्रिम ने उस किंग को अपना रूप दिखाया और उसे पावर का लालच दिया तो ग्रिम ने मौका देखकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया और इसी वजह से वो ट्राइब लीडर एक विशाल येटी किंग बन गया। अफसोस ग्रिम यहीं नहीं रुका। ग्रिम ने फायदा उठाया, येटी किंग को कंट्रोल किया और उसके अंदर मैजिक म्यूटेशन डिवाइस लगा दिया। धीरे धीरे इसका असर जंगल की आग की तरह फैल गया और उस छोटे से कबीले का हर एल्फ एक येटी बन गया। कभी कभी ग्रिम एक्सपेरिमेंट्स के लिए 1 या 2 येटिस को ले जाने के लिए ट्राइब में वापस आता था, इसलिए येटिस हमेशा खौफ में जी रहे थे। अभी जियांग फे ने न सिर्फ येटी किंग को हराया था बल्कि उसने ग्रिम को भी भगा दिया था और येटिस को वापस स्नो एल्व्स में बदल दिया था। फीमेल्स तो छोड़िए, यहां तक कि मैन भी अपनी असली बॉडीज वापस पाकर बहुत एहसानमंद थे। लगता है ये एक अच्छी हैप्पी एंडिंग है। मुझे ये पसंद आया, जियांग फे ने कहा। भले ही चीजें उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग हुई थीं, लेकिन कम से कम अब हर कोई अपनी जिंदगी खुशी से जी सकता था। नहीं, ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, इजाबेला ने अपने हाथ बांधते हुए चिल्लाकर कहा। वो वापस अपने पुराने वाले रूप में आ गई थी। इसकी वजह बहुत सिंपल थी। पहले जब येटीज जियांग फे को घेरे हुए थे तब इजाबेला ने नहीं सोचा था कि वो खूबसूरत लड़कियां बन जाएंगी। अब जब वो अपने असली रूप में आ गई थीं तो इजाबेला उन्हें जियांग फे के नए पोटेंशियल पार्टनर्स के तौर पर देख रही थी। सब कुछ बढ़िया था। एल्व्स को उनकी बॉडीज वापस मिल गईं, ब्लैक मैजिशियन भाग गया, जियांग फे किंग बन गया और इजाबेला को एक बार फिर जलन होने लगी थी। सिर्फ इजाबेला ही जलन की हद पार नहीं कर रही थी, खुद जियांग फे को भी उस वक्त कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। सीधी सी बात है, जियांग फे एक एकदम नॉर्मल लड़का था जिसकी अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर नॉर्मल प्रेफरेंसेस थीं। जिस चीज ने उसका दिमाग खराब किया था वो स्नो एल्व्स का वो अजीबोगरीब रिएक्शन था।
वो सब बस नॉर्मल एनपीसीएस थे जिनमें बहुत ही लिमिटेड इंटेलिजेंस प्रोग्राम की गई थी। ये उसी तरह के एनपीसीएस थे जिन्हें प्रोग्रामर्स पूरे गेम में कॉपी पेस्ट करना पसंद करते हैं। प्रोग्रामर्स और डिजाइनर्स के आलस की वजह से जांग फे के लिए अपना लव एक्सप्रेस करने के मामले में स्नो एल्व्स पर कोई रोक नहीं थी। उसे लगा कि अगर वो वहां ज्यादा देर रुका तो उसका सच में रेप हो जाएगा। ये एक बहुत डरावना ख्याल था। तुम लोग जो कर रहे थे वही करते रहो, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना और हाँ, अच्छे से रहना, बाय बाय। जियांग फे ने जल्दी से इजाबेला को अपने साथ खींचा और स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन के साथ उड़ गया। ओ किंग, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। माय किंग, कम से कम हम में से किसी एक को अपना वारिस देने का मौका तो दीजिए। माय किंग, प्लीज हमें अपनी रखैल बना लीजिए। स्नो माउंटेन पर रुकने के ख्याल से ही जियांग फे सिहर उठा। तुम्हें वहां वापस जाने की परमिशन नहीं है, इजाबेला ने जियांग फे की पीठ में उंगली चुभाते हुए कहा। तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे मजबूर भी किया गया तब भी मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा, जियांग फे जोर से बोला। उसने ये फैसला तभी कर लिया था जब सिस्टम ने उसे येटी का किंग अनाउंस किया था, जिन्हें अब स्नो एल्व्स के नाम से जाना जाता था। एल्व्स की ट्राइब से बचकर निकलने के बाद जियांग फे पास ही कहीं उतरा। ड्रैगन को उतारने के लिए वो एक फ्लैट जमीन पर उतरा और उसने अबिस डोर खोल दिया। नेफिलिम्स रॉयल चेंबर्स में पहुंचते ही जियांग फे ने डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस जाने के लिए वहां का टेलीपोर्टेशन सर्कल इस्तेमाल किया। उड़कर जाने के मुकाबले ट्रैवल करने का ये तरीका बहुत ज्यादा फास्ट था। डीमन फ्लेम फोर्ट्रेस वापस आकर, जहां ज्यादातर एनपीसीएस लड़के थे, जियांग फे को काफी रिलैक्स फील हुआ क्योंकि अब कोई भी फीमेल मैग्नेट्स की तरह उससे चिपकने नहीं आने वाली थी। भले ही वहां दूसरी एनपीसी लड़कियां थीं जो उसके लिए इन्फैचुएटेड थीं, लेकिन वो लोअर टियर एनपीसीएस की तरह बेवकूफ नहीं थीं। उनका लव मीटर भले ही मैक्स पर हो, फिर भी वो एक नॉर्मल लड़की की तरह ही बिहेव करती थीं। कम से कम कोई सरेआम पब्लिक में उससे अपने प्यार का इजहार करके उसके साथ बच्चे पैदा करने की बात तो नहीं करता। रिलैक्स होने के बाद उसे बैठने के लिए एक जगह मिल गई जहां उसने अपने न्यूली ऑब्टेन टाइटल को एग्जामिन करना शुरू किया। एलीट एक्सप्लोरर, एनपीसी विल ट्रस्ट यू बेटर, अलाउइंग यू टू एक्सेप्ट हायर टियर क्वेस्ट्स। At the same time, you have unlocked the requirement for certain title requirement equipment. High tier tools drop rate has been increased by 10%. तीसरे टाइटल के बाद से प्लेयर्स को टाइटल के साथ स्टैट्स अपग्रेड भी दिखने लग जाते थे। हालांकि ये कॉम्बैट से रिलेटेड नहीं था, लेकिन ये प्लेयर के लिए फायदेमंद था क्योंकि इससे किसी मॉन्स्टर से कुछ भी फार्म करना आसान हो जाता था। फीमेल एल्व्स से बुरी तरह घिरे रहने की सबसे अच्छी बात इन्फैचुएशन का इफेक्ट था। किंग बनने के बाद उसके पास कम से कम 20 फीमेल एनपीसीएस ऐसी थीं जिनका रेपुटेशन लेवल इन्फैचुएटेड तक पहुंच गया था। इसी के साथ उसकी अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड 100% से भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिलहाल उसकी अटैक स्पीड सबसे फास्ट बैंडिट क्लास प्लेयर से भी तेज थी और उसकी मूवमेंट स्पीड सबसे ज्यादा एजाइल रेंजर प्लेयर से भी ज्यादा तेज थी। अब मेरी क्लास क्या है? क्या मैं खुद को फ्लैश जगरनॉट कह सकता हूं? या क्विकसिल्वर हल्क? हा। हालांकि रोमियो टाइटल ने जियांग फे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी, लेकिन इसने जियांग फे की ओवरऑल कॉम्बैट पावर जरूर बढ़ा दी थी। इन्फैचुएशन अकेले इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन जब उसे रोमियो और ड्रैगन गॉड की ब्लेसिंग के साथ मिला दिया जाता तो जियांग फे फीमेल एनपीसीएस के साथ ऐसे खेल सकता था जैसे किसी बच्चे से कैंडी छीनना हो। वो जितनी ज्यादा फीमेल्स को अपनी तरफ खींचता वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बन जाता। जियांग फे ने अपने स्टैट्स चेक किए और उसे समझ आ गया कि वो पहले ही उस स्टेट में पहुंच चुका है जहां वो महज 1 सेकंड में 4 बार अटैक कर सकता था। लाइफस्टील डीमन फॉर्म के साथ वो 1 सेकंड में 6 बार अटैक कर पाता। लाइफस्टील डीमन फॉर्म की रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद तो जियांग फे अपने हैमर को किसी मशीन गन की तरह चला सकता था। अगर मैं ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लूं और 10,000 फीमेल्स को अपने प्यार में पागल कर लूं तो क्या मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि महज कुछ सेकंड्स में एक सेलेस्टियल टियर बॉस को मार सकूं? उसके डीमन फॉर्म में उसके अटैक्स में केओस एट्रीब्यूट्स शामिल हो जाते, जिसका मतलब था कि उसका अटैक सारे डिफेंस को इग्नोर कर देता। 10,000 लव कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इन्फैचुएशन उसे 500 गुना ज्यादा अटैक स्पीड दे देता। जियांग फे की करंट अटैक पावर को देखते हुए जियांग फे तब हर सेकंड में 20 करोड़ से ज्यादा का डैमेज दे सकता था। कोई सेलेस्टियल टियर बॉस भी इतने खौफनाक अटैक को झेल नहीं पाता। जियांग फे ख्यालों से वापस असलियत में आया। 10,000 लव कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा नंबर था जो उसे जिंदगी भर के लिए गहरे सदमे में डाल सकता था। इसके बारे में सोचने भर से ही जियांग फे के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसलिए जियांग फे ने उस क्वेस्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जो ड्रैगन ने उसे दिया था। जब वो अपने एट्रीब्यूट्स चेक कर रहा था, आसमान से एक चमकीला एक्वा रंग का रोशनी का खंभा नीचे उतरा और एरियल उसमें से बाहर आई। किसी भी तरह से देखा जाए तो एरियल के साथ लव कॉन्ट्रैक्ट होना असल में जियांग फे के लिए बहुत कन्वीनियंट था। एरियल और जियांग फे दोनों किसी भी वक्त एक दूसरे के पास टेलीपोर्ट हो सकते थे। कोई एक दूसरे इंसान को जबरदस्ती भी अपनी तरफ टेलीपोर्ट कर सकता था। माय डियर सिस्टर बेला, तुम लोग क्या कर रहे हो? एरियल ने कैजुअली जियांग फे की तरफ जाते हुए और उसके बगल में बैठते हुए पूछा। मैं इस ठरकी इंसान को सजा देने का तरीका सोच रही हूं, इजाबेला ने कहा, और फिर उसने येटिस और स्नो एल्व्स के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब बता दिया। माय डियर, इसमें साफ साफ तुम्हारी गलती है।
तुम्हें फिर से ऐसा करने की परमिशन नहीं है, एरियल ने गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। वो सच में बहुत क्यूट और इनोसेंट थी। इजाबेला के उलट एरियल काफी समझदार थी और वो बेवजह जलन महसूस नहीं करती थी। जाहिर सी बात है, इजाबेला निराश हो गई थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एरियल उसे बहुत बुरी तरह डांटेगी। एरियल अपने कल्चर की वजह से इतनी माफ करने वाली थी। मरफोक में वहां लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा थीं, लगभग 5 और 1 का रेशियो था। एरियल के पिता मास्टर ऑफ द सेवन सीज टेक्निकली एक किंग थे, उनके पास इतनी रखैलें थीं जितना जियांग फे सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसलिए जियांग फे के जिंदगी भर एक से ज्यादा पार्टनर रखने पर एरियल को कोई ऐतराज नहीं था। सच तो ये है कि अगर उसके पास ज्यादा पार्टनर्स होते तो ये इस बात को साबित करता कि उसने जिस आदमी को चुना है वो कोई बड़ी हस्ती बनने के पूरी तरह काबिल है। तुम उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकती हो? इजाबेला ने अपनी जीभ से आवाज निकालते हुए कहा। वो साफ तौर पर जियांग फे के अपना हरम बढ़ाने से खुश नहीं थी। इजाबेला के पिता की एक ही पत्नी थी और इजाबेला उसी कल्चर में पली बढ़ी थी जो कि मरफोक से बिल्कुल अलग था। दूसरी तरफ उसके शरीर में ड्रैगन जीन्स भी थे जो उसके अंदर की जलन को और भी ज्यादा बढ़ा देते थे। डियर, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूं, एरियल ने कहा, क्योंकि वो एक ही टॉपिक पर ज्यादा देर तक अटके नहीं रहना चाहती थी। कहाँ? इजाबेला ने पूछा। एम्परर ऑफ द ओशन के पैलेस में। एम्परर तुमसे बात करना चाहते हैं, एरियल ने कहा। एम्परर ऑफ द ओशन? इजाबेला जोर से बोली। एम्परर ऑफ द ओशन का रुतबा इजाबेला के पिता नेफिलिम किंग के बराबर ही था। उन दोनों को कभी एक साथ नहीं देखा गया था, लेकिन एरियल ने अभी अभी उन्हें बताया था कि एम्परर ने जियांग फे को बात करने के लिए बुलाया है। क्या ऐसा हो सकता था कि एम्परर ऑफ द ओशन ने लाइट और शैडो के बीच चल रही जंग में अपना रुख तय कर लिया हो? क्या हमें एम्परर्स पैलेस में इनवाइट किया गया है? जियांग फे ने एरियल की बात कंफर्म करने के लिए पूछा। यह सवाल बिल्कुल फालतू था, क्योंकि अभी उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना ही सही था। हाँ, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और नहीं है तो, एरियल ने कहा। बिल्कुल, चलो चलते हैं, जियांग फे ने खुशी से कहा। जाहिर सी बात है, इजाबेला को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। नेफिलिम रेस के लिए फायदे की इकलौती चीज यही थी कि मरफोक उन्हें सपोर्ट करें। माय डियर, ये तुम्हारे लिए है, एरियल ने जियांग फे को एक छोटा सा जेम देते हुए कहा। वाटर जेम, स्पेशल टूल, फाइन इफेक्ट, ग्रांट्स द एबिलिटी टू ब्रीथ अंडर वाटर। नोट, इफेक्ट विल बी एक्टिव इवन इफ प्लेस्ड इन द प्लेयर्स इन्वेंट्री। वो एक ब्लू पानी के रंग का जेम था जिसका सिर्फ एक ही इफेक्ट था। हालांकि आइटम क्वालिटी सिर्फ फाइन थी, लेकिन ये जियांग फे के लिए बहुत काम का था। ओशन एम्परर्स पैलेस किंग एल्रिक की टेरिटरी का हिस्सा नहीं था और वो पानी के अंदर था। पानी के अंदर सांस लेने की एबिलिटी के बिना जियांग फे को वापस फिशमैन आइलैंड जाकर अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन के लिए फार्म करना पड़ता। जियांग फे के जेम को अपनी इन्वेंट्री में रखने के बाद एरियल टेलीपोर्ट होकर वापस ईस्टर्न सी में अपने घर चली गई। उसके बाद एक सिस्टम मैसेज पॉपअप हुआ। डिंग, एरियल इज समनिंग यू टू हर साइड, डू यू विश टू एक्सेप्ट? हाँ, जियांग फे जोर से बोला और वहां टेलीपोर्ट हो गया जहां एरियल थी। वाओ, तो ये है अंडर वाटर रेल्म, इजाबेला चिल्लाई। इजाबेला टेक्निकली जियांग फे का ही हिस्सा थी, इसलिए उसे जियांग फे के अंडर वाटर ब्रीदिंग इफेक्ट का फायदा मिल रहा था। मेरे घर में वेलकम है, डियर सिस्टर बेला, आपको मेरा घर कैसा लगा? क्या ये खूबसूरत नहीं है? एरियल ने खुशी से कहा। ये बहुत खूबसूरत है। टेक्निकली देखा जाए तो ये किंग एल्रिक का पैलेस था। इस पैलेस को सी स्टोन से बनाया गया था और इसे नेचुरल तरीके से उगने वाले कॉरल्स और लिविंग क्रीचर्स से डेकोरेट किया गया था। वो तीनों पैलेस के अंदर गए, जहां सारे गार्ड्स ने उनका वेलकम किया। एक्साइटेड होकर एरियल जियांग फे और इजाबेला को खींचकर अपने प्राइवेट चेंबर्स में ले गई। जियांग फे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे जब उसने कमरे के अंदर सब कुछ पिंक देखा। कुछ पत्थरों और पेंट किए गए बिल्डिंग स्ट्रक्चर को छोड़कर सच में सब कुछ पिंक था। एरियल शर्मा रही थी क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी आदमी को अपने कमरे में आने दिया था। ये अच्छा है, जियांग फे ने कहा। वो किसी लड़की की तारीफ करने में कुछ खास अच्छा नहीं था। इस बेवकूफ की बात का बुरा मत मानना। मुझे लगता है कि ये फैबुलस है, इजाबेला ने जियांग फे के सिर पर मारते हुए कहा और कमरे में खेलने के लिए एरियल के पास चली गई। वो सब वहां ज्यादा देर नहीं रुके क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव एम्परर्स पैलेस जाना था। इसलिए बस थोड़ी देर खेलने के बाद एरियल और इजाबेला को कमरे से बाहर खींचने से पहले जियांग फे किंग एल्रिक से मिलने के लिए बाहर गया। किंग एल्रिक को अलविदा कहने के बाद उन तीनों ने पैलेस में टेलीपोर्टेशन सर्कल इस्तेमाल किया और एंडलेस सीज में टेलीपोर्ट हो गए। वो तीनों सर्कल से बाहर निकले और सीधा एम्परर्स पैलेस के एंट्रेंस पर पहुंच गए। वो इसे कहते हैं असली पैलेस, जियांग फे ने हैरानी से कहा। दीवारें, खंभे, छत और बाकी लगभग सब कुछ एक स्पेशल ग्लास से बना था जो खूबसूरत रोशनी से चमक रहा था। यहां तक कि पैलेस के ऊपर मरमेड्स की नक्काशी भी की गई थी। हमें एम्परर को और इंतजार नहीं कराना चाहिए, एरियल ने कहा। जियांग फे और इजाबेला दोनों पैलेस को देखकर इतने खो गए थे कि वो बस वहीं खड़े होकर काफी देर तक उसे निहारते रहे। ठीक है, जियांग फे ने सीढ़ियां चढ़ते हुए और पैलेस के अंदर जाते हुए कहा।
पैलेस में हर जगह कई हाई लेवल सीफोक गार्डियंस पहरा दे रहे थे। उनमें से ज्यादातर कम से कम लेवल 80 लीडर टियर बॉसेस थे। शायद इतना कहना ही काफी होगा कि एम्परर की ताकत नेफिलिम किंग ऑगस्टस से कहीं ज्यादा थी। हाथ में रॉयल डिक्री होने की वजह से एरियल, जियांग फे और इजाबेला सारे गार्ड्स के पास से आसानी से निकल गए। प्लीज यहां इंतजार कीजिए, एम्परर के हॉल का पहरा दे रहे आखिरी गार्ड ने कहा। माय डियर, एम्परर ऑफ द सी से बात करते वक्त तुम्हें अपने मैनर्स का ध्यान रखना होगा, एरियल ने कहा। जियांग फे को अजीब लगा और वो सोचने लगा कि एरियल ने ऐसा क्यों कहा। हे, तुम खुद ही देख लेना, एरियल ने हंसते हुए कहा और वजह बताने से मना कर दिया। ये बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम चाहते हो कि एम्परर तुम्हें पसंद करे तो तुम्हें तमीज से पेश आना होगा। सबसे बड़ी बात, हमें एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ना होगा ताकि मरफोक नेफिलिम के साथ हाथ मिला सकें। अगर तुम ऐसा करोगे तो स्नो माउंटेन में जो कुछ भी हुआ मैं वो सब भूल जाऊंगी। ठीक है, मैं अच्छे से बिहेव करूंगा, जियांग फे ने कहा। देखते ही देखते गार्ड हॉल से वापस आ गया। एम्परर ने आपको अंदर बुलाया है, टाइगर शार्क के रूप वाले उस गार्ड ने कहा। हॉल में जाने से पहले उसका अंदाज थोड़ा रूखा और सख्त था। वापस आने के बाद उसका अंदाज पूरी तरह से बदल गया था। जब उसने जियांग फे से बात की तो उसका लहजा ऐसा था जैसे वो खुद एम्परर से बात कर रहा हो। थैंक यू, जियांग फे ने कॉन्फिडेंस के साथ हॉल में घुसते हुए कहा। इजाबेला और एरियल उसके अगल बगल खड़ी थीं और खुद को उससे थोड़ा पीछे रखकर चल रही थीं ताकि वो उसे ज्यादा स्ट्रांग दिखा सकें। सोने और बेशकीमती गहनों से बने सिंहासन पर एक विशाल मिडिल एज्ड मर्मन बैठा था। भले ही उसकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन वो अभी भी गुड लुकिंग था क्योंकि उसके मसल्स एकदम परफेक्ट और स्ट्रांग थे। उसके सुनहरे बालों पर किंग्स क्राउन सजा था और हाथ में एक गोल्डन ट्राइडेंट था। वो मर्मन ही एम्परर ऑफ द ओशन था। एम्परर पोसाइडन, मरफोक, लेसर सेलेस्टियल, लेवल 105, हेल्थ पॉइंट्स 100%। नोट, द ट्रू लीडर एंड रूलर ऑफ द मरफोक, मास्टर ऑफ ऑल द एंडलेस सीज। पोसीडन बिल्कुल ऑगस्टस की तरह था, वो दोनों ही सेलेस्टियल टियर बॉस थे। मरफोक के साथ उसके रेपुटेशन लेवल की वजह से उसे अपने बैटल रिलेटेड एट्रीब्यूट देखने की परमिशन नहीं थी। एम्परर ऑफ द ओशन और एंडलेस सीज के रूलर। मुझे पैलेस का इन्विटेशन पाकर बहुत खुशी हुई, जियांग फे ने एक घुटने पर बैठते हुए कहा। भले ही वो रेपुटेशन के एडमायर लेवल तक पहुंच गया था, लेकिन जियांग फे को अभी भी एम्परर को रिस्पेक्ट दिखानी थी। इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया। मैं देख सकता हूं कि तुम इतने स्ट्रांग क्यों हो और तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों है। मुझे उस आदमी के डिसाइपल से इससे कम की उम्मीद भी नहीं थी, पोसीडन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आपको सही सलामत और हेल्थी देखकर बहुत खुशी हुई हाइनेस, इजाबेला ने एम्परर को ग्रीट करते हुए कहा। आह, छोटी इजाबेला, तुम्हारे पिता कैसे हैं? एम्परर ने तमीज से पूछा। भले ही मरफोक और नेफिलिम ना तो एलाइज थे और ना ही दुश्मन, लेकिन एम्परर और नेफिलिम किंग दोनों ही ताकतवर होने के नाते एक जैसे थे। आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया। मेरे पिता बिल्कुल ठीक हैं, इजाबेला ने एकदम परफेक्ट तरीके से कहा। वो प्रिंसेस ऑफ द रॉयल नेफिलिम थी। किसी दूसरे किंग से बात करना उसके लिए सांस लेने जितना आसान था। छोटी बच्ची, नागा के हमले के दौरान किंग एल्रिक को बचाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सारे मरफोक की तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहता हूं, एम्परर ने कहा। नागा के हमले में किंग एल्रिक लगभग मारे ही गए थे। सच तो यह है कि एक ही तेज हमले में नागा ने लगभग पूरे ईस्टर्न सीज पर कब्जा कर लिया था। अगर जियांग फे बीच में नहीं आता तो किंग एल्रिक मारे जाते और ईस्टर्न सी नागा के हाथों में चला जाता। एक बार जब वो ईस्टर्न सी पर कब्जा कर लेते तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता। दूसरी तरफ जियांग फे ने उनके सबसे स्ट्रांग फाइटर को हरा दिया था, जिससे वो बिना किसी प्रॉपर लीडर के अंधेरे में भटकने लगे थे। उन्होंने न सिर्फ जंग हारी, बल्कि ईस्टर्न सीज पूरी तरह से मरफोक के हाथों में चला गया था। नागास के लिए अब वापस उठ खड़ा होना लगभग नामुमकिन था। हा, योर हाइनेस ने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। मैं इसके लायक नहीं हूं, जियांग फे ने कहा। महान ऊ येजी के डिसाइपल होने के नाते मुझे इस रेल्म के लिए किए गए तुम्हारे कामों का इनाम देना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि मेरे इनाम तुम्हारे जैसे रुतबे वाले इंसान के लिए काफी नहीं होंगे। फिर भी मैं अपनी सौतेली बेटी एरियल को तुम्हारी दुल्हन के तौर पर देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें सबसे शानदार वेडिंग प्रेजेंट दूंगा, पोसेडन ने कहा। मेरे जैसे रुतबे वाला इंसान एम्परर, मैं तो बस एक मामूली नेफिलीम हूं। अगर आप मुझे अपनी पसंद से कोई भी इनाम दे दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। एम्परर ऑफ द ओशन की दी हुई कोई भी चीज मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होगी, जियांग फे ने कहा। नौजवान, जरूरत से ज्यादा हम्बल होना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जो कुछ देना चाहते हैं उनके लिए यह परेशानी की बात है। इसलिए मैं अपनी मर्जी से तुम्हें अपनी छोटी एरियल सौंपकर बहुत ऑनर्ड महसूस कर रहा हूं। एम्परर हंसा और वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। धत तेरे की, क्या इसने मुझे इतनी दूर से सिर्फ एक इंसान सौंपने के लिए बुलाया था? क्या ये मजाक कर रहा है? जियांग फे ने मन ही मन सोचा। हालांकि जियांग फे ने जाहिर नहीं किया, लेकिन वो बहुत चिढ़ा हुआ था कि एम्परर उसे बस कोई चीज क्यों नहीं दे देता। ये सिर्फ तारीफ के बोल थे जिनका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। असल में जियांग फे एम्परर का इरादा बिल्कुल गलत समझ बैठा था।
अगर उसने जियांग फे को इनाम दिया होता तो वो शायद कोई लेजेंडरी इक्विपमेंट होता। लेकिन अगर वो जियांग फे की शादी एरियल से करवाता तो वेडिंग प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स किसी भी शानदार चीज से कम नहीं होते। अफसोस, एक प्लेयर होने के नाते जियांग फे को इन गेम वेडिंग से कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। भले ही वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ था और वो सब उसे अलग अलग तरह से अपना पति मानती थीं, लेकिन जियांग फे इमोशनली जरा भी नहीं पिघला था। गेम में किसी से शादी करने का ख्याल तो बहुत दूर की बात थी। अच्छी बात हो या बुरी, जियांग फे एनपीसीएस को असली इंसान नहीं मानता था। उस मुसीबत के बाद जियांग फे ने एम्परर से बात करना जारी रखा। उसने ये शर्त रखी कि मरफोक छुपकर नेफिलिम के साथ हाथ मिलाएंगे। ये एक सीक्रेट अलायंस था जिसे पूरी दुनिया से छुपाकर रखना जरूरी था। अगर मरफोक सरेआम शैडो फैक्शन के साथ अपने अलायंस का ऐलान कर देते तो नागा पिछले इंसिडेंट की वजह से नफरत करने के बावजूद लाइट फैक्शन के साथ मिल जाते। जियांग फे ने इतनी मेहनत से जो बैलेंस बनाया था वो सब मिट्टी में मिल जाता। इसलिए जियांग फे ने जोर देकर कहा कि मरफोक के बीच का अलायंस छुपा हुआ होना चाहिए। वो रेसेस के बीच ट्रांजैक्शन कर सकते थे, लेकिन उन्हें कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उनका राज खुल जाए। इस तरह नागा लगातार लाइट फैक्शन से नफरत करते रहते और शैडो फैक्शन को फायदा मिलता, भले ही वो एक सीक्रेट अलायंस ही क्यों ना हो। एम्परर्स पैलेस से निकलने के बाद जियांग फे और इजाबेला वापस ईस्टर्न सीज पैलेस ऑफ किंग एल्रिक में आ गए। एरियल पूरे टाइम चुप रही और यहां तक कि उसने शर्माते हुए जियांग फे की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उससे कुछ कहने की उम्मीद कर रही हो। इजाबेला को कुछ गड़बड़ लगी और वो तुरंत समझ गई कि कुछ तो चल रहा है। तुम छोटी शैतान, मुझे तभी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है जब एम्परर ने अपनी मर्जी से तुम्हें सौंप दिया था। तुमने पहले ही इस मीटिंग की सेटिंग कर ली थी, है ना? इजाबेला ने उस छोटी मरमेड के कान खींचते हुए कहा। फिर भी उसने ऐसा मजाक में किया था। जियांग फे के लिए यह अजीब था। एरियल में कोई ऐसा चाम था कि उसके हैरम की कोई भी दूसरी लड़की उसे अपना दुश्मन नहीं मानती थी। यहां तक कि जरा जरा सी बात पर जलने वाली प्रिंसेस ऑफ द रॉयल नेफिलिम भी उससे नहीं जलती थी। सिस्टर बेला, मैं हमेशा आप दोनों के लिए पहले इंतजार कर सकती हूं, एरियल ने कहा। इसका क्या फायदा? उस बेवकूफ को देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि उसके कुछ करने से पहले मैं इंतजार कर सकती हूं? इजाबेला ने अपनी छोटी उंगलियों से जियांग फे के सिर पर मारते हुए कहा। जियांग फे ऐसे अनजान बनने का नाटक कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसे शादीवादी से कोई मतलब नहीं था। चूंकि उनके पास करने को कुछ और नहीं था, जियांग फे एरियल के कमरे में चला गया और उन दोनों लड़कियों को तब तक मजे करने दिए जब तक कि लॉग आउट करने का टाइम नहीं हो गया। तुमने कहा था कि जब तक मैं गेम खेलूंगा मुझे इससे फायदा होता रहेगा। तुम किन फायदों की बात कर रहे थे? सोकर उठने के बाद जियांग फे ने पूछा। वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, 0541 ने कहा। भले ही जियांग फे ने पहले भी पूछा था, लेकिन 0541 ने जियांग फे को यह बात बताने से मना कर दिया। ठीक है, फिर रखो अपना राज। मैं भी देखता हूं कि तुम मुझसे कैसा सरप्राइज छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जियांग फे ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। उसके गेम खेलने की वजह अपना मेंटल स्ट्रेस कम करना था। दूसरी तरफ ये जानकर कि उसके लिए कोई सरप्राइज है, वो गेम खेलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। अपने पेरेंट्स के साथ शांति से ब्रेकफास्ट करने के बाद सी टुइंग घर आ गई और दोनों ने जियांग फे के कमरे में अपने लव डवी मोमेंट्स बिताने शुरू कर दिए। जाहिर सी बात है, कोई 18SX जैसी चीज नहीं हुई। हालांकि उसे सी टाइंग के साथ बिताया वक्त बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। दोपहर होते ही श्रोडर का कॉल आया जिसने जियांग फे को बताया कि उसने जो यूरेनियम मांगा था वो शिप होने के लिए तैयार है। दूसरी बात, उसने जियांग फे को नॉर्थ अमेरिका के एक एक्सपीडिशन में गेस्ट के तौर पर आने का इन्विटेशन भी दिया था। इस बारे में सोचने के बाद जियांग फे ने म्यूटेंट ब्रदरहुड की तरफ से वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। उसे खुद एक्सचेंज ग्राउंड पर जाना था क्योंकि उसे जुगे शंजन के रूप में यूरेनियम लेना था। फिर वो आसानी से वापस अपने असली रूप में आकर म्यूटेंट ब्रदरहुड के लोगों से मिल सकता था। जापनियों का खतरा सिर पर मंडराने की वजह से वो जानता था कि उनका फेवर पाने के लिए उसे म्यूटेंट्स के हायर अप से मिलना ही होगा। फोन रखने के बाद जियांग फे को कुछ एहसास हुआ। खुद की पावर बढ़ाने के लिए शिप के फ्रैगमेंट्स ढूंढने के अलावा जापनियों और उनकी बायो ह्यूमन्स की आर्मी से लड़ने का एक और तरीका था। वो खुद अपनी एक आर्मी बना सकता था। अपने पास मौजूद बायो लैबोरेटरी और 0541 से कनेक्ट होने वाले डेटा सेंटर के सपोर्ट से अगर जियांग फे बायो ह्यूमन्स की एक आर्मी बनाना चाहता तो वो आसानी से ऐसा कर सकता था। लेकिन किसी इंसान को मॉडिफाई करके उसे ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड बनाना मॉरली गलत होगा। जियांग फे खुद को ऐसा करने के लिए राजी नहीं कर पा रहा था। सिर्फ बेदिल लोग ही इंसानों को लेकर उनके पूरे अस्तित्व को किसी अमानवीय चीज में बदल सकते थे। जापनियों की बात अलग थी, क्योंकि उनके पास ऐसे वॉलंटियर्स थे जो खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए तैयार थे। मॉरली किसी को चोट पहुंचाने के कई तरीके होते हैं। जंग में किसी को बंदूक से मारना भले ही मॉरली ठीक लगे, लेकिन मस्टर्ड गैस जैसी खतरनाक चीजों का इस्तेमाल करना पक्का गलत ही होगा। इसलिए जापनियों से लड़ने के लिए बायो ह्यूमन्स की आर्मी इस्तेमाल करने के बजाय जियांग फे शिप फ्रैगमेंट्स ढूंढने में अपना खून पसीना एक करना ज्यादा पसंद करता। नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए जियांग फे को काफी लंबे वक्त तक चाइना से दूर रहना पड़ता।
उस दौरान वो साई ट्यूइंग अपनी फैमिली और गेम से दूर रहता। गेम और रियल लाइफ में टाइम जोन के फर्क की वजह से उसे दिन के वक्त गेम में लॉग इन करना पड़ता और रात में लॉग आउट करना पड़ता। गेम को छोड़ भी दें तब भी उसे म्यूटेंट ब्रदरहुड हेडक्वार्टर तो जाना ही पड़ता। आखिर में जियांग फे ने अपने पेरेंट्स और सी ट्यूइंग दोनों को बता दिया कि वो कुछ वक्त तक उनसे नहीं मिल पाएगा। इसके बाद उसने इजाबेला और दूसरी लड़कियों को ये बताने के लिए खुद को मेंटली तैयार किया कि वो कुछ वक्त के लिए गायब रहने वाला है।